नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग FYGP सेमेस्टर 2 माइनर सब्जेक्ट साइबर डिफेंस का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न हमारा है, सूचना सुरक्षा के मूल बातों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से सूचना सुरक्षा या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होता है, इसके कौन कौन से मूल बातें हैं उसको देखेंगे। परिचय के रूप में पहला हेडिंग आपको देना है सूचना सुरक्षा या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इसे हम लोग देखते हैं, अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक पहचान को अनावश्यक लोगों से सुरक्षित रखना ही या उनके दुरुपयोग से होने वाले नुकसान को बचाना ही सूचना सुरक्षा या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कहलाती है। सूचना सुरक्षा को इन्फोसेप के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। आपके पास जो सूचना है, जो जानकारी है या अन्य जितने डिजिटल जानकारी आपके पास मौजूद है, वह बिना आपकी अनुमति के दूसरे लोगों तक ना पहुंच सके, उसको किस प्रकार से सुरक्षित रखना है, किस प्रकार से नुकसान से बचाना है, इसे ही सूचना सुरक्षा या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कहा जाता है। आगे है, सूचना सुरक्षा को इन्फोसेप के नाम से भी जाना जाता है। तो सूचना सुरक्षा का दूसरा नाम क्या है? इन्फोसेप है, यानी सूचना सुरक्षा को इन्फोसेप के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको आपको 2-4 बार पढ़ लेना है। मैंने इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। जब आप इसको नोट कर लीजिएगा तब आप इसको खुद समझ जाइएगा। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। आगे आपको सूचना सुरक्षा में ही लिखना है, वर्तमान युग में सूचना चाहे डिजिटल हो या भौतिक, यह हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग बन गया है। आज के समय में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ना होना खुद को विनाश के मुंह में धकेलने के बराबर है। यह हमारी व्यक्तिगत पहचान से लेकर के व्यावसायिक गोपनीयता तक प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसको हम लोग समझते हैं। आज के समय में आपके पास जितने भी जानकारी या सूचनाएं मौजूद हैं, चाहे वह डिजिटल हो या भौतिक। डिजिटल कहने का मतलब है ऑनलाइन मौजूद है, और भौतिक कहने का मतलब है ऑनलाइन नहीं है। तो डिजिटल और भौतिक सूचनाएं, चाहे जिस तरह की भी सूचनाएं हों, यह हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। यदि हमारे पास जो सूचनाएं हैं हमारे बिना किसी अनुमति के लोगों तक पहुंच जाती है, तो कहीं न कहीं वह हमें क्या करेंगे? नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आज के समय में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का ना होना खुद को नुकसान पहुंचाने के बराबर है। यह हमारे व्यक्तिगत पहचान से लेकर के अन्य जितने भी हमारे काम हो गए हैं, जैसे व्यावसायिक हो गए हैं, व्यावसायिक जो हम काम करते हैं, ये सभी क्षेत्रों में हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यावसायिक कहने का मतलब है जैसे गूगल फ़ोन हो गया, फ़ोन पे हो गया, या जो भी हम कारोबार करते हैं जहाँ पर हमारे पैसे इकट्ठे होते हैं, तो इन सभी सूचनाओं को हमको गुप्त रखना है। तो इसको आप समझ गए होंगे। आज के समय में जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी है, ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। आगे आपको सूचना सुरक्षा या इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में ही लिखना है, आज जैसे जैसे डिजिटल क्षेत्र विकसित होते जा रहे हैं, वैसे वैसे सूचना सुरक्षा और साइबर सुरक्षा का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। यह न केवल हमारी व्यक्तिगत जानकारी, वित्तीय डाटा और डिजिटल पहचान की रक्षा करती है, बल्कि यह व्यावसायिक दृष्टि से ग्राहकों के डेटा और बौद्धिक संपदा को भी सुरक्षित रखती है। अर्थात हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के माध्यम से हैकिंग, फिशिंग और डेटा चोरी जैसे गंभीर खतरों से सुरक्षित रहते हैं। इसे हम लोग समझते हैं। आज के समय में जो भी डिजिटल माध्यम हो गए हैं या जितने भी डिजिटल क्षेत्र हैं, उनमें लगातार परिवर्तन देखने को मिलती रहता है। इनकी विकास की प्रक्रिया काफ़ी तेज़ है। तो जैसे जैसे डिजिटल क्षेत्रों का विकास हो रहा है, वैसे वैसे सूचना सुरक्षा और साइबर सुरक्षा का हमारे जीवन में महत्व बढ़ता ही जा रहा है। जो सूचना सुरक्षा है, यह हमारे व्यक्तिगत जानकारी, वित्तीयगत डाटा, इसके अलावे जो ग्राहकों के डेटा होते हैं, बौद्धिक संपदा, इन सभी की सुरक्षा करता है। बौद्धिक संपदा कहने का मतलब है यदि आप कोई डिजिटल सामान बनाते हैं तो उस पर कॉपीराइट का अधिकार होता है, या अन्य भी कई प्रकार के अधिकार होते हैं जिसे बौद्धिक संपदा अधिकार कहा जाता है। तो इन सभी की सुरक्षा करता है। कौन करता है सुरक्षा? तो सूचना सुरक्षा। आगे है, इसके अलावे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के माध्यम से हैकिंग, फिशिंग और डेटा चोरी जैसे गंभीर खतरों से हम सुरक्षित रहते हैं। तो देखो, जो हमारे पास डेटा मौजूद है, जो जानकारी मौजूद है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या करता है? उनको सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे जो साइबर अपराध वाले व्यक्ति होते हैं, साइबर क्राइम वाले व्यक्ति होते हैं, उन तक सूचनाएं नहीं पहुंच पाती है। यानी डेटा चोरी होने और हैकिंग, फिशिंग जैसे गंभीर अपराधों से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। तो सूचना सुरक्षा के बारे में आप समझ गए होंगे। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है सूचना सुरक्षा के सिद्धांत या स्तंभ, यानी सूचना सुरक्षा के कितने स्तंभ हैं, इसके कौन कौन सिद्धांत हैं, उसी को बताना है। तो इसको देखते हैं। सूचना सुरक्षा या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को सुरक्षित बनाए रखने के लिए 3 स्तंभों या सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है। यानी हमारे पास जो जानकारी मौजूद है, जो हमारे पास डिजिटल माध्यम में डेटा उपलब्ध है, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमें सूचना सुरक्षा के 3 स्तंभों या सिद्धांतों से होकर गुजरना पड़ता है। तो सूचना सुरक्षा के कौन कौन स्तंभ है, उनको भी हम लोग देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट करके।
पहला आपको देना है गोपनीयता या कॉन्फिडेंटली, यानी सूचना सुरक्षा का पहला स्तंभ क्या है? गोपनीयता या कॉन्फिडेंटली। इसे हम लोग देखते हैं। यह सूचना सुरक्षा का मूल स्तंभ है जो यह सुनिश्चित करता है कि संबंधित जानकारी केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसे देखने या उपयोग करने का अधिकार है। यह डाटा को अनधिकृत पहुंच, चोरी या लीक होने से बचाता है। तो देखो, गोपनीयता या कॉन्फिडेंटली कहने का मतलब है जो डिजिटल माध्यम में जानकारी मौजूद है, जो डेटा मौजूद है, वह केवल जिनका डेटा है केवल उसी तक पहुंचे, अन्य लोगों तक ना पहुंच सके। इसी को गोपनीयता या कॉन्फिडेंटली कहा जाता है। इसको अभी हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण के लिए बैंक खाते की जानकारी केवल जिसका खाता है उसे और अधिकृत बैंक कर्मचारियों तक ही सीमित रहना चाहिए। गोपनीयता या कॉन्फिडेंटली को हम लोग एक बार अच्छी तरह से समझते हैं। गोपनीयता या कॉन्फिडेंटली कहने का मतलब है जो डिजिटल माध्यम में जानकारी मौजूद है, जिनका डिजिटल डेटा है केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचे, अन्य लोगों तक यह ना पहुंच सके। इसी को गोपनीयता या कॉन्फिडेंटली कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हो बैंक में। बैंक जो होता है, बैंक खाते की जानकारी केवल जिसका खाता होता है उसे होता है, और जहां पर आप बैंक खुलवाए हैं वहां पर जो कर्मचारी काम करता है केवल उन्हीं लोगों तक सीमित रहता है। अन्य लोगों को यह जानकारी नहीं होना चाहिए कि आपके बैंक खाते में कितने पैसे हैं, आपका पासवर्ड क्या है, वरना क्या कर लेगा, आपको नुकसान पहुंचा देगा। तो यह सूचना सुरक्षा का पहला स्तंभ था, गोपनीयता या कॉन्फिडेंटली, यानी कि जिनका जो डाटा है केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचे, अन्य लोगों तक यह ना पहुंच सके। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है अखंडता या इंटीग्रिटी। अखंडता या इंटीग्रिटी यह सुनिश्चित करता है कि जानकारी सटीक, विश्वसनीय और अपरिवर्तित रहे। इसका मतलब है कि डाटा में कोई बदलाव या हेरफेर ना हो, जिससे बैंक खाते में जमा राशि या लेन देन का वितरण हमेशा सही होना चाहिए। तो इसको आप एक बार अच्छी तरह से समझो। अखंडता या इंटीग्रिटी यह सूचना सुरक्षा का दूसरा स्तंभ है। इसका मतलब होता है कि जो जानकारी डिजिटल माध्यम में मौजूद है वह एकदम सही होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए और इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हो बैंक खाते में जो लेन देन की राशि होता है वह सही होना चाहिए, यानी हम बैंक में कितना पैसा जमा कर रहे हैं, कितना पैसा निकाल रहे हैं, इन सभी की जानकारी एकदम सही होना चाहिए। इसी को क्या कहा जाता है? अखंडता या इंटीग्रिटी कहा जाता है। तो इसको आप समझ गए होंगे। यह सूचना सुरक्षा का दूसरा स्तंभ था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। तीसरा पॉइंट आपको देना है उपलब्धता या अवेलेबिलिटी, यानी सूचना सुरक्षा का तीसरा मूल स्तंभ क्या है? उपलब्धता या अवेलेबिलिटी। इसे हम लोग देखते हैं। उपलब्धता या अवेलेबिलिटी यह सुनिश्चित करता है कि जानकारी और संसाधन अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए आवश्यकता पड़ने पर तुरंत बिना किसी बाधा के उपलब्ध हो जाए, लेकिन इसका पालन सेवा और शर्तों के नियमों के अनुसार होना चाहिए। तो यहाँ पर उपलब्धता या अवेलेबिलिटी कहने का मतलब है जहाँ भी आप डिजिटल क्षेत्रों में अपने डाटा को सुरक्षित रखे हैं, जो ऐप है या जो भी डिजिटल क्षेत्र है जहाँ पर आप अपने डाटा को सुरक्षित रखे हैं, वो क्या करेगा, आपको आवश्यकता पड़ने पर बिना किसी बाधा के तुरंत उपलब्ध कराने की प्रयास करेगा। लेकिन इसका कुछ नियम रहता है, कुछ सेवा रहता है, उसका पालन होना चाहिए, उनकी शर्तों का पालन होना चाहिए। जैसे जहाँ पर आप अपने डाटा को रखे हैं वहाँ पर यदि आप पासवर्ड डाले हैं तो वह पासवर्ड एकदम सही होना चाहिए, या जो भी अन्य जानकारी होता है वह सही होना चाहिए, तभी आपको यह उपलब्ध हो पाएगा। तो उपलब्धता या अवेलेबिलिटी का मतलब समझ गए आप। इसको हम लोग उदाहरण के रूप में समझते हैं। उदाहरण के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी समय ऑनलाइन बैंकिंग खाते तक पहुंच सकता है या एटीएम आदि से पैसे निकाल सकता है, लेकिन शर्त है कि बैंक खाता या एटीएम उसी व्यक्ति का हो जो व्यक्ति पैसा निकाल रहा है, मतलब वह व्यक्ति अधिकृत उपयोगकर्ता हो और सभी सेवा या नियमों का पालन कर रहा हो। उदाहरण को हम लोग एक बार अच्छी तरह से समझते हैं। कहने का मतलब मैंने बैंक को लिया है, तो बैंक में आपके पास जो पैसा मौजूद है आप कभी भी निकाल सकते हो ऑनलाइन माध्यम से, लेकिन यहाँ पर शर्त है कि जो बैंक खाता है आप ही का होना चाहिए। इसमें जो पासवर्ड है, जो एटीएम कार्ड है या जो भी अन्य चीज़ें लगता है वे सभी आप ही का होना चाहिए। इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, तब आप किसी भी समय अपने पैसा को निकाल सकते हैं। जो भी डिजिटल माध्यम है यह आपको प्रयास करेगा कि जल्द से जल्द यह आपके पास उपलब्ध हो जाए, लेकिन यदि कोई भी गड़बड़ी हो जाता है तो यह आपको नहीं देगा, यानी इसमें नहीं निकल पाएगा। जो भी होगा इसमें बाधा उपलब्ध होने लगेगा। तो उपलब्धता या अवेलेबिलिटी को आप समझ गए होंगे। आगे आपको लिखना है उपयुक्त तीनों स्तंभ किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत और व्यावसायिक जानकारी को बिना किसी बाधा के सुरक्षित रखने में मदद करती है। अभी हम लोगों ने उपयुक्त में सूचना सुरक्षा के 3 स्तंभों को देखा, गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता। तो ये तीनों स्तंभ किसी भी व्यक्ति की जो व्यक्तिगत जानकारी है, जो व्यावसायिक जानकारी है या अन्य जितने भी डिजिटल जानकारी है उसको सुरक्षित रखने में मदद करेगी। ठीक है, इससे सुरक्षित रहेगा। तो इसको भी समझ गए होंगे, इसको आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है सूचना सुरक्षा के सर्वोत्तम उपाय, यानी वे कौन से उपाय हैं जिनको अपनाकर हम अपनी सूचनाओं को, अपने डिजिटल डाटाओं को सुरक्षित रख सकते हैं। पहला है मजबूत पासवर्ड बनाएं जिसमें ऐसी संख्या या प्रतीक हो जिसे कोई व्यक्ति आसानी से पता ना लगा सके। साथ ही साथ कभी भी पासवर्ड को ऑनलाइन साझा ना करें। तो देखो, अपनी सूचनाओं को सुरक्षित रखने के लिए हमें पासवर्ड बनाना पड़ेगा, मजबूत पासवर्ड बनाना पड़ेगा। इसमें ऐसी संख्या या ऐसे चिन्ह होना चाहिए जो आसानी से कोई भी व्यक्ति ना पहचान पाए। साथ ही साथ हमें कभी भी ऑनलाइन अपने पासवर्ड को साझा नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है किसी भी स्मार्ट डिवाइस पर संग्रहित महत्वपूर्ण डेटा का नियमित रूप से बैकअप लेते रहें। तो जितने भी डिवाइस होते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या मोबाइल हो, सभी में, ठीक है, जो भी डाटा मौजूद होता है वहाँ पर बैकअप का एक ऑप्शन होता है। उनको हमको क्या करना चाहिए, समय पर बैकअप लेते रहना चाहिए ताकि जो डेटा हमारा मौजूद है वह डेटा सुरक्षित रहे। तीसरा पॉइंट है लैपटॉप, स्मार्टफोन, टेबल और किसी भी स्मार्ट डिवाइस को भौतिक रूप से हमेशा सुरक्षित रखें। यानी कि जो आपके पास डिवाइस मौजूद है उसको आपको हमेशा अच्छी तरह से रखना है ताकि अन्य लोगों के हाथ में ना पड़ जाए। मतलब कहने का मतलब है जैसे चोरी होने से आपको बचाना है इन डिवाइसों को, ताकि जो आपके पास डाटा है वह डाटा लीक ना हो सके। तो ये तीसरा पॉइंट था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चौथा पॉइंट है अज्ञात स्रोतों से प्राप्त किसी भी संदेश या ईमेल को हटा दें। अज्ञात स्रोत कहने का मतलब है जब आप किसी ईमेल को नहीं जान रहे हैं या जो भी आपके पास मैसेज आया है उसको आप नहीं जान रहे हैं, तो उसको क्या करना है, आपको उसको डिलीट कर देना है ताकि उसमें कोई लफड़ा ना हो और आपका डेटा लीक ना हो। पांचवा पॉइंट देना है आपको केवल उन ऑनलाइन स्रोतों से सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप डाउनलोड या इंस्टॉल करें जो आधिकारिक रूप से सही हो। यानी कि आपके पास जो डिवाइस मौजूद है, जो स्मार्टफोन मौजूद है, इसमें क्या होता है, समय समय पर हमें विभिन्न प्रकार के मोबाइल ऐप और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती रहता है। तो हमको केवल उन्हीं जगहों से जो ऐप है या सॉफ्टवेयर है वहीं से हमको डाउनलोड या इंस्टॉल करना है जो आधिकारिक रूप से सही हो, यानी कि वह हमें सुरक्षा की 100% गारंटी देता हो। इससे हमारे डेटा लीक नहीं होगा। तो यह पांचवा पॉइंट था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। छठा पॉइंट है किसी अनजान व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक पर क्लिक ना करें, खास करके एसएमएस या मोबाइल मैसेजिंग जैसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से भेजे गए लिंक आदि। तो देखो, यदि कोई अनजान व्यक्ति जिसको आप नहीं जान रहे हो, यदि कोई वह अनजान व्यक्ति कोई लिंक या एसएमएस भेजता है तो उसको आपको तुरंत से क्लिक नहीं कर देना है। जैसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर बहुत सारे लिंक आते रहता है, तो आपको पहले देख लेना है कि जो लिंक भेजा गया है वह हमें संबंधित व्यक्ति ही भेजा है कि नहीं भेजा है। तो इसको एक बार अच्छी तरह से देख लेना है, तभी आपका जो डेटा रहेगा वह लीक होने से बच पाएगा। सातवां पॉइंट है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें और नवीनतम खतरों को पहचानने के लिए स्मार्ट डिवाइस को नियमित रूप से अपडेट करते रहें। यानी कि देखो, जो आपका मोबाइल होता है उसमें समय समय पर क्या होता है, बहुत सारे वायरस भर जाते हैं, बहुत सारे गंदगी भर जाता है। तो समय समय पर हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना है ताकि जो भी वायरस भरा हुआ है वह निकल जाएगा। और साथ ही साथ हमें मोबाइल को अपडेट भी करते रहना है ताकि जो भी हमारे वायरस भरा हुआ है वह मतलब निकल जाए, ठीक है, वो उससे हमें अपने मोबाइल या डिवाइस को सुरक्षा मिले और जो हमारे डाटा है वह सुरक्षित रहे। आप इन सभी माध्यमों को अपनाकर अपनी सूचनाओं को, अपने डाटा को लीक होने से बचा सकते हो। तो इनको आप एक बार अच्छी तरह से नोट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को देना है निष्कर्ष। निष्कर्ष में आपको लिखना है आज के धोखाधड़ी और डिजिटल अपराध के ज़माने में उपयुक्त सूचना सुरक्षा या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के नियमों और शर्तों का पालन करके डिजिटल रूप से हम अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जानकारी को अनजान व्यक्तियों से सुरक्षित रख सकते हैं। यानी कि आज का जो समय है यह डिजिटल युग है और इस डिजिटल युग में धोखाधड़ी बहुत होता है। हमें कई प्रकार के लालच दिए जाते हैं, जैसे 25 लाख का आपका लॉटरी लग गया या अन्य कई प्रकार के OTP मांगा जाता है, जिससे हमें क्या होता है, व्यक्तिगत नुकसान पहुंचा देता है। निष्कर्ष में इस प्रकार से आपको लिख लेना है। प्रश्न हमारा है साइबर क्राइम क्या है, इसके प्रकारों एवं इससे बचने के उपायों का वर्णन करें। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में होंगे कि साइबर डिफेंस का एग्जाम इंग्लिश में होगा कि हिंदी में होगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, इसमें 90+ चांस है कि जो साइबर डिफेंस का एग्जाम होगा, ठीक है, वह इंग्लिश में होगा। तो इंग्लिश में होगा तो आप हिंदी क्यों पढ़ा रहे हैं? तो मैं हिंदी इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो साइबर डिफेंस तो रख लिए हैं लेकिन वे इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं। तो यह वीडियो उन लोगों के लिए है। बाकी जिनको इंग्लिश में वीडियो चाहिए आपको कमेंट में करके बताना है, मैं प्रयास करूंगा इंग्लिश में भी वीडियो आएगा। वैसे तो प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आना चाहिए, लेकिन बाय चांस केवल इंग्लिश में प्रश्न आता है तो आपको क्लास टीचर से उसका ट्रांसलेट करवा लीजिएगा कि इसका हिंदी बता दीजिए सर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश में नहीं लिख सकते हो। इस वीडियो में हम लोग साइबर क्राइम क्या होता है, इसके कौन कौन से प्रकार हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, इन सभी पॉइंटों को कवर करेंगे। तो चलते हम लोग इसका आंसर देखते हैं।
आंसर या परिचय में पहला हेडिंग आपको देना है साइबर क्राइम या साइबर अपराध। साइबर क्राइम एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर, लैपटॉप या अन्य कई प्रकार के नेटवर्किंग डिवाइस का उपयोग ऑनलाइन अपराध जैसे हैकिंग, फिशिंग, स्पैमिंग आदि करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में किसी के कंप्यूटर से उसकी निजी जानकारी चोरी कर उसका गलत इस्तेमाल करना ही साइबर क्राइम कहलाता है। देखो यहाँ पर आप साइबर क्राइम के बारे में आसानी से लिख सकते हो। साइबर क्राइम का मतलब होता है लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल या अन्य कई प्रकार के नेटवर्किंग डिवाइस के द्वारा घर बैठे हुए ही किसी की निजी जानकारी चोरी करना, किसी के बैंक में डाका डाल देना, किसी के बैंक से पैसा निकाल लेना ही साइबर क्राइम कहलाता है। यानी कि वैसा अपराध जो डिजिटल हो, जो घर बैठे ही लैपटॉप, कंप्यूटर या अन्य कई प्रकार के डिवाइसों के माध्यम से मतलब किसी की निजी जानकारी चुराया जाता है तो उसे ही साइबर क्राइम कहा जाता है। तो इसको मैंने एकदम सिंपल भाषा में लिखा है, 2-4 बार आपको पढ़ना है, नोट कर लेना है, ठीक है, आप समझ जाएंगे। आगे आपको इंट्रोडक्शन या परिचय में ही लिखना है। अगर साइबर क्राइम बड़ा रूप ले ले तो उसे साइबर आतंकवाद या साइबर टेररिज्म कहते हैं। देखो जो साइबर अपराध हो गया यानी जो डिजिटल अपराध हो गया, जो कंप्यूटर, लैपटॉप या अन्य कई प्रकार के डिवाइसों के द्वारा किया जाता है, तो जब इनके द्वारा बड़ा अपराध होता है जैसे किसी बैंक को हैक कर लेना और उसमें जितना सारा पैसा है उसको मतलब निकाल लेना, चोरी कर लेना, तो जब इतना बड़ा अपराध होता है तो इसको क्या कहा जाता है? साइबर टेररिज्म कहा जाता है, यानी साइबर आतंकवाद कहा जाता है। जब साइबर क्राइम का रूप बड़ा रूप ले ले तो इसे साइबर आतंकवाद कहा जाता है। आगे है साइबर क्राइम के अंदर किसी की निजी जानकारी चुराने के अलावे दस्तावेज या डाटा चोरी, धोखाधड़ी, फ्रॉड, बाल अश्लीलता, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और नफरत यानी हेट क्राइम इत्यादि अपराध आते हैं। तो देखो इसको अच्छी तरह से समझो आप। साइबर क्राइम में केवल किसी की निजी जानकारी चुराया नहीं जाता है, इसके अलावे भी बहुत सारे अपराध आते हैं। जैसे धोखाधड़ी ले लिए हम लोग। धोखाधड़ी करने का मतलब है आपको लालच देगा कि आपका लॉटरी लग गया है, आपका फलना ढकना लग गया है तो आपका बैंक खाता बंद कर दिया जाएगा, तो आपको धोखाधड़ी किया जाता है डिजिटल माध्यम से। तो यह तो चलता ही रहता है। इसके अलावे भी जैसे बाल अश्लीलता हो गया। बाल अश्लीलता करने का मतलब है जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको समझ नहीं होती है, ठीक है, जिनकी आयु 18 वर्ष से कम होती है, उनके साथ क्या किया जाता है? चाइल्ड पोर्नोग्राफी किया जाता है, यानी उनसे गलत गलत काम करवाया जाता है। तो साइबर क्राइम के द्वारा जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी होता है इसको भी बढ़ावा दिया जाता है, यानी इस तरह के भी क्राइम होते हैं। इसके अलावे हेट फैलाना, जैसे हिंदू मुस्लिम को बढ़ावा देना। तो साइबर क्राइम कभी कभी क्या करता है? दो समुदाय के लोगों को भी भिड़ाने का काम करता है। तो इस प्रकार के इसमें अपराध आते हैं। आगे है साइबर क्राइम को जो लोग अंजाम देते हैं उन्हें साइबर अपराधी या साइबर क्रिमिनल्स कहा जाता है। देखो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझना है, जो लोग डिजिटल माध्यम से फ्रॉड करते हैं, ठीक है, यानी कि जो साइबर क्राइम करते हैं उन्हें साइबर क्रिमिनल्स या साइबर अपराधी भी कहा जाता है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है, इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है साइबर क्राइम की परिभाषा। तो देखो अभी हम लोगों ने साइबर क्राइम का थोड़ा सा परिचय देखा, इसका इंट्रोडक्शन क्या था उसको समझे। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है साइबर क्राइम की परिभाषा, यानी इसका डिफिनेशन क्या है, इसे हम लोग देखते हैं। डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप से होने वाले आपराधिक गतिविधियों को ही साइबर अपराध या साइबर क्राइम कहा जाता है। तो मैंने आपको बता दिया था जो डिजिटल माध्यम से अपराध होता है, जैसे हो गया मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया या अन्य जितने भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होते हैं जो नेटवर्किंग सिस्टम के द्वारा काम करता है, उनके द्वारा जो अपराध होता है इसी को ही साइबर क्राइम या साइबर अपराध कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी अपराध को साइबर अपराध के रूप में जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक साधनों में इंटरनेट और मोबाइल, लैपटॉप तथा अन्य कई प्रकार के आधुनिक दूरसंचार नेटवर्कों का उपयोग किया जाता है। देखो यदि आपके एग्जाम में साइबर क्राइम के बारे में आता है, ठीक है, आएगा, पक्का ही आएगा, तो आएगा साइबर क्राइम के बारे में, तो आशा इतना है कि आप इसके बारे में आसानी से लिख सकते हो। मैंने यहाँ साइबर क्राइम की परिभाषा इसलिए दे दिया है ताकि आपको एक हेडिंग मिलेगा। हेडिंग मिलेगा तो आपका पेज भी भरेगा और एग्जामिनर जो है वह मार्क्स भी देगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है साइबर अपराध के प्रकार, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, यानी साइबर अपराध या साइबर क्राइम के कौन कौन से प्रकार होते हैं इसे हम लोग देखते हैं। साइबर क्राइम कई प्रकार के होते हैं, कुछ प्रमुख प्रकार निम्न है। तो जो साइबर अपराध हो गया या जो साइबर क्राइम होते हैं इसके कई प्रकार होते हैं, कुछ प्रमुख प्रकार नीचे दिया हुआ है, इसे अभी हम लोग देखते हैं। पहला है फिशिंग। साइबर क्राइम का पहला प्रकार है फिशिंग। फिशिंग उस क्राइम को कहते हैं जिसमें यूजर को फ्रॉड मेल भेज करके बेवकूफ़ बनाया जाता है और उसकी निजी जानकारी को चुराने की कोशिश की जाती है। इसमें ऑफर, इनाम, लॉटरी लगने जैसे मैसेज किए जाते हैं ताकि यूजर लालच में आकर अपने बैंक डिटेल्स, एड्रेस और अन्य प्रकार की डिटेल उन्हें बता दें। देखो साइबर क्राइम का पहला प्रकार क्या है? फिशिंग। इसमें क्या होता है, जो साइबर अपराधी होता है वह किसी व्यक्ति को मेल भेजता है, फ्रॉड मेल भेजता है, फ्रॉड मैसेज करता है। तो इसमें क्या बताया जाता है कि आपका लॉटरी लगा है, आपका बैंक खाता बंद कर दिया जाएगा या अन्य कई प्रकार की जानकारी दिए जाते हैं कि ये एकदम बिल्कुल सही हो, इस प्रकार से बताया जाता है और व्यक्ति क्या होता है इसमें इसके चक्कर में पड़ जाता है।
तो साइबर क्राइम का पहला प्रकार क्या हो गया, फिशिंग, यानी जिसमें फ्रॉड मेल भेजा जाता है और व्यक्ति को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया जाता है, उनके बैंक डिटेल के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, इसे फिशिंग कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं साइबर क्राइम का दूसरा प्रकार है साइबर बुलिंग। सोशल मीडिया साइट्स पर अशोभनीय कमेंट करना, इंटरनेट पर धमकियां देना, किसी का इस स्तर तक मजाक बनाना कि वह तंग हो जाए, या इंटरनेट पर किसी को दूसरे के सामने शर्मिंदगा करना साइबर बुलिंग कहलाता है। अक्सर बच्चे और नए लोग इसका शिकार होते हैं। देखो यहाँ पर साइबर बुलिंग करने का मतलब है जो आपके पास इंटरनेट है, जो आपके पास इंटरनेट डिवाइस है जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इनके द्वारा आपके किसी को धमका रहे हो, ठीक है, किसी को धमकी दे रहे हो कि आप इतना पैसा दोगे या इस तरह के काम नहीं करोगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इसके अलावा आप जब कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, या जो भी अपराधी होते हैं इनके माध्यम से जब ऐसे कमेंट करते हैं, ऐसे पोस्ट करते हैं जो समाज के लिए नहीं होता है या अशोभनीय होता है, ठीक है, तब उसे साइबर बुलिंग कहा जाता है। अक्सर क्या होते हैं, जो बच्चे होते हैं या नए लोग होते हैं इसका शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह के जब भी किसी के साथ अपराध होता है तो उसे क्या कहा जाता है, साइबर बुलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तीसरा प्रकार है बाल अश्लीलता, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। इस प्रकार के क्राइम में क्रिमिनल्स ज़्यादातर चैट रूम्स का उपयोग करते हैं और खुद की आइडेंटिटी छिपा करके लोगों से बातचीत करते हैं। नए लोगों और छोटे बच्चों को इसकी समझ नहीं होती है, अतः अपराधी बच्चों को एब्यूज करते हैं, उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं तथा पोर्नोग्राफी के लिए उकसाते हैं। तो देखो साइबर क्राइम का तीसरा प्रकार क्या है, बाल अश्लीलता या चाइल्ड पोर्नोग्राफी। इसका मतलब होता है जब डिजिटल माध्यम से, जब जो सोशल मीडिया माध्यम हो गया इनके माध्यम से छोटे छोटे बच्चों से गलत काम कराया जाता है, ठीक है, उनसे ऐसा काम किया जाता है जो एकदम मतलब देखने लायक ही नहीं होता है, तो इसे क्या कहा जाता है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी कहा जाता है। इसमें जो होता है ना, ज़्यादातर जो छोटे बच्चे होते हैं या जो लड़कियां होते हैं इसके शिकार होते हैं। तो इसको समझ गए होंगे, यह साइबर क्राइम का तीसरा प्रकार था, बाल अश्लीलता, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है स्पैमिंग। इस प्रकार के क्राइम में उपयोगकर्ता को अनेक प्रकार के ईमेल आते हैं जिसमें ऐसे ईमेल होते हैं जो सिर्फ कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो देखो साइबर क्राइम का चौथा प्रकार क्या हो गया, स्पैमिंग। इसमें मतलब जो होता है ना, जो अपराधी होता है साइबर क्राइम, वह व्यक्ति को क्या करता है, ईमेल भेजता है, आपके मोबाइल में ईमेल भेजेगा, आपके कंप्यूटर में ईमेल भेजेगा, और वह ईमेल इस प्रकार का होगा जो आपकी डिवाइस को केवल नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है, तो यह स्पैमिंग होता है। आगे है, भेजे गए ईमेल से कंप्यूटर में खराबी आ जाती है। ऐसा तब होता है जब यूजर मेल को ओपन करके दिए गए लिंक पर क्लिक करता है, इससे उसके सिस्टम में वायरस ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती है जिससे कंप्यूटर हैक हो जाता है। देखो यहाँ पर जो स्पैमिंग है, स्पैमिंग के द्वारा अपराधी क्या करता है, किसी व्यक्ति को मैसेज भेजता है, ईमेल भेजता है, ईमेल में बहुत सारे लिंक होते हैं, ठीक है, तो जब वह व्यक्ति क्या करता है, लिंक पर क्लिक करता है, तो लिंक जैसे ही क्लिक करता है तो इससे बहुत सारे वायरस जो होते हैं कंप्यूटर में अपने आप डाउनलोड हो जाते हैं, और इससे जो कंप्यूटर होता है वह हैक हो जाता है, जो भी मोबाइल होता है वह हैक हो जाता है, और जो भी उनका पर्सनल डिटेल हो गया वह अपराधी के पास पहुंच जाता है, ठीक है। तो यह साइबर क्राइम का चौथा प्रकार था, स्पैमिंग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पांचवा पॉइंट है चोरी यानी कि थेफ्ट। इस क्राइम में किसी की जानकारी या सामग्री को चोरी करना आता है। यह अपराध तब होता है जब कोई पर्सन किसी की कॉपीराइट लॉ का उल्लंघन करता है, जैसे कि म्यूजिक, मूवीज, गेम्स और सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना आदि। देखो यहाँ पर आपको अच्छे तरह से समझना है, चोरी का मतलब है आप कोई सामान बनाते हो, आप जब सामान बना लिए तो आपसे बिना पूछे कोई ले लेता है तो उसको चोरी कहेंगे। तो डिजिटल माध्यम में जितने भी सामान बनते हैं, ठीक है, उसमें बौद्धिक संपदा अधिकार होता है, यानी उस पर आपका अधिकार होता है। तो कोई व्यक्ति क्या करता है, आपसे बिना पूछे जब आपको वह सामान ले लेगा तो वह कॉपीराइट का उल्लंघन हो जाएगा, यानी कि आपको पूछना चाहिए कि नहीं, कम से कम तो नहीं पूछा जाता है, और उसको मतलब जो होता है अपराधी वह इसका यूज कर लेता है। एक प्रकार का थेफ्ट होता है साइबर क्राइम में, तो इसको समझ गए होंगे। आगे है, ऐसे बहुत से प्राइवेसी वेबसाइट है जो ओरिजिनल कंटेंट्स ऑनर्स की परमिशन के बिना फ्री मूवीज, सॉन्ग्स, गेम्स, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कराती है। देखो यहाँ पर कहने का मतलब है जब डिजिटल माध्यम से, ठीक है, किसी का जो भी मतलब पर्सनल डाटा हो गया, जिसे मतलब पर्सनल डाटा नहीं, मतलब जैसे एक प्रकार से मूवी कोई बनाता है तो मूवी में पैसा लगता है, ठीक है, सॉन्ग्स, गेम्स हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, तो इसमें सभी में पैसा लगता है। तो जो व्यक्ति पैसा लगाता है कम से कम उससे एक बार तो पूछ लेना चाहिए ना। तो जब डिजिटल माध्यम में जो ऑनर होता है उनसे बिना पूछे ही उसके सामानों का यूज कर लिया जाता है तो इसे चोरी या थेफ्ट कहा जाता है, ठीक है, तो इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट है फर्जी बैंक कॉल या फ्रॉड बैंक कॉल। इस क्राइम में बैंक कस्टमर्स को फेक कॉल करके उनसे उनके बैंक डिटेल्स पूछी जाती है। इसमें अधिकतर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की डिटेल्स मांगी जाती है ताकि अपराधी कस्टमर के बैंक अकाउंट से पैसे चोरी कर सके। देखो यहाँ पर अच्छी तरह से समझना है,
जो साइबर क्राइम हो गया, जो साइबर अपराध हो गया, इसका छठा प्रकार है फर्जी बैंक कॉल। आपको भी कभी न कभी फर्जी बैंक कॉल आया होगा, जिसमें मतलब इस प्रकार से बताया जाता है कि एकदम वो रियल हो, जिसमें पूछा जाता है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है, जो डेबिट कार्ड है, आप 4 डिजिट बता दीजिए, वरना आपका जो है ना खाता बंद कर दिया जाएगा, आपका क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे कॉल आते हैं, जिसमें ओटीपी भी मांगा जाता है ताकि जो आपका अकाउंट हो उससे पैसा निकाला जा सके। तो यह साइबर क्राइम का छठा प्रकार था, फर्जी बैंक कॉल। आगे इसी में है, कस्टमर पर दबाव बनाने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार की चेतावनी दी जाती है, जैसे जानकारी ना देने पर उनका खाता बंद कर दिया जाएगा, उनके खाते से बैलेंस काट लिया जाएगा इत्यादि। तो मैंने आपको इस पॉइंट को बता ही दिया। जो साइबर क्राइम वाले लोग होते हैं, जो बैंक कस्टमर होते हैं, उनको इस प्रकार से दबाव डालते हैं कि एकदम वो रियल लगता है। उनको बताया जाता है कि आपका जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, वो बंद कर दिया जाएगा, आपका बैलेंस काट लिया जाएगा। इस प्रकार से चेतावनी दी जाती है, ठीक है, जिसके चक्कर में आकर के बहुत सारे लोग फ्रॉड खा जाते हैं। तो यह साइबर क्राइम का छठा प्रकार था, फर्जी बैंक कॉल। इसको समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है साइबर क्राइम से बचने के उपाय। तो देखो, जो साइबर क्राइम होता है, साइबर क्राइम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, यानी बहुत सारे माध्यमों से फ्रॉड किया जाता है। तो इससे बचने की भी बहुत सारे उपाय हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, निम्न तरीकों को अपना कर हम साइबर क्राइम से बच सकते हैं। तो वे कौन कौन से तरीके हैं, देखते हैं हम लोग। पहला है, किसी भी वेबसाइट पर अपने पर्सनल डिटेल्स शेयर ना करके, यानी कि आपको बताया जा रहा है कि ऑनलाइन पर जल्दी से, ठीक है, किसी भी वेबसाइट पर अपना पर्सनल डिटेल्स नहीं देना है। केवल वेरीफाइड साइट्स पर ही अपना पर्सनल डिटेल्स देना है, ताकि जो है आपका डाटा जो है लीक ना हो। दूसरा है, जहां तक हो सके अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन पब्लिश ना करें। देखो, यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, ठीक है, ऑनलाइन पर क्या करते हैं, अपने बहुत सारे डिटेल दे देते हैं। इस प्रकार डिटेल दे देते हैं कि उनका फ्रॉड होना ही होना है। तो इतना प्रयास करना है कि आपको इतना बचना है कि ज़्यादा आपका इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन पब्लिश ना हो। तीसरा है, किसी भी सॉफ्टवेयर या ऐप को डाउनलोड करने से पहले यह कंफर्म कर लेना चाहिए कि वह सॉफ्टवेयर या ऐप सही है। देखो, यहाँ पर कहने का मतलब है, जो हमारा डिवाइस है, हमारा कंप्यूटर है, इसमें कई प्रकार के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती रहती है, कई प्रकार के ऐप की आवश्यकता पड़ती रहती है। तो जब हम कभी कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाते हैं, तो ध्यान देना है कि जो सॉफ्टवेयर या ऐप है, ठीक है, एकदम वो सही है। वरना हम क्या करेंगे, अपना मतलब उसको डाउनलोड कर लेंगे और अपना जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन रहेगा वो लीक हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है आपको, जो भी आप ऐप या सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो, एकदम वो सही होना चाहिए, या वेरीफाइड साइट से ही उसको डाउनलोड करना चाहिए। चौथा पॉइंट है, कोई भी ऑनलाइन स्कीम जिसमें पैसे जीतने और प्राइज मिलने की बात हो, उसके लालच में नहीं पड़ना चाहिए और उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। देखो, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जितने भी ऑनलाइन स्कीम होते हैं जिसमें पैसा जीता जाता है, जैसे गेम हो गया, ड्रीम इलेवन बहुत सारे लगाते हैं, तो 1 लाख 2 लाख तो जीत गए, 1 करोड़ 2 करोड़ जीत गए, तो एक लोग जीतते हैं, लेकिन उसमें कितना फ्रॉड होता है सो आपको पता है, पहले बहुत सारे लोगों का फ्रॉड हो जाता है। तो इसी प्रकार से ऐसे ऑनलाइन स्कीम है या गेम है, उन पर हमको कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए जहाँ पर हमें पैसे जीतने या कोई प्राइज मिलने की बात हो। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पांचवा पॉइंट है, हमेशा अपने इंटरनेट ब्राउज जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा, जो भी आप यूज़ करते हो उसे अपडेट रखें। फ्री वाईफाई का इस्तेमाल करने से बचें और हमेशा अपने वाईफाई अकाउंट्स के लिए सिक्योर पासवर्ड का इस्तेमाल करें। देखो, यहाँ पर कहने का मतलब है, जो भी आप ब्राउज यूज़ करते हैं, जैसे कोई क्रोम यूज़ करता है, फायरफॉक्स यूज़ करता है, ओपेरा यूज़ करता है, तो इनको अपडेट करते ही रहना है, ताकि जो भी उनमें वायरस होगा वो हट जाएगा। इसके अलावा क्या करना है, आपको कभी भी फ्री वाईफाई नहीं लेना है, वरना लोगे तो आपका एकदम डिटेल खत्म हो जाएगा। इसी और जो भी आप वाईफाई आपका है, हॉटस्पॉट है, उसमें क्या करना है, आपको क्या करना है, मजबूत पासवर्ड बनाना है। छठा पॉइंट है, कभी भी ऑनलाइन या अनजान व्यक्तियों को ओटीपी शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिकतर फ्रॉड ओटीपी के द्वारा ही किए जाते हैं। तो ध्यान में रखना है आपको, कोई भी आपको ओटीपी मांगे, ओटीपी आप तभी दोगे जब वहाँ पर मौजूद हो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो यह था मतलब साइबर क्राइम से किस प्रकार से बचे जाएं। तो यहाँ पर 5 से 6 पॉइंट मैंने आपको बताया, इनको मतलब इन भी जो भी उपाय यहाँ पर, इनको उपाय को करके आप साइबर क्राइम से कुछ हद तक बच सकते हो या बच ही सकते हो। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है निष्कर्ष, यानी कि सबसे अंत में आपको निष्कर्ष लिखना है और आंसर को एंड कर देना है। इसमें हम लोग लिखेंगे, साइबर क्राइम दूसरे अपराधों की तरह ही एक बड़ा अपराध है जिसे इंटरनेट के माध्यम से अंजाम दिया जाता है। साइबर फ्रॉड के लिए अपराधी ईमेल, मैसेज या वेबसाइट बनाकर ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे कि वे एकदम सही हो। लोग इनके झांसे में आकर अपनी निजी जानकारी साझा कर देते हैं और धोखे से इनके शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमें कोई भी ऑनलाइन संबंधित काम करने से पहले सत्यता की जांच कर लेनी चाहिए। तो देखो, मैंने साइबर क्राइम को आपको अच्छी तरह से बता ही दिया। जो
अपराध जो क्राइम डिजिटल माध्यम से होता है, लैपटॉप कंप्यूटर से होता है, उनको साइबर अपराध कहते हैं। इसमें जो अपराधी होता है, इसमें इस तरह से दिखाने का प्रयास करता है कि एकदम वो सही हो, आपको एकदम उसके झांसे में पड़ ही जाती हो। तो इसमें बहुत सारे लोग इनके झांसे में पड़ जाता है। तो कोई भी आप ऑनलाइन काम करते हो, ठीक है, किसी पर विश्वास करते हो, तो उससे पहले एक बार सत्यता की जाँच कर लेना कि वह सही है कि नहीं है। इसके अलावे निष्कर्ष के अलावे भी एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। देखो मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, इसको आपको ध्यान में रखना है तो रखना है। अंत में आपको क्या ध्यान रखना है, अंत में किसी के साथ यदि फ्रॉड हो जाता है तो हेल्पलाइन नंबर 1930 में कॉल करके शिकायत दर्ज करवाना है। देखो अभी हम लोगों ने बहुत सारे उपाय देखे हैं कि कौन कौन से साइबर क्राइम के प्रकार हैं, साइबर अपराध होते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। इसके बावजूद भी यदि आपके साथ साइबर क्राइम हो जाता है, साइबर अपराध हो जाता है, तो आपको 1930 में कॉल करना है और आपको सारी जानकारी बताना है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया है। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और जितना भी मैंने आपको बताया इनको नोट कर लीजिए। चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न हमारा है, इंटरनेट से आप क्या समझते हैं, इसके इतिहास का वर्णन करें। यानी इंटरनेट क्या होता है, इसका क्या इतिहास है, उसी को बताना है। तो आंसर को देखने से पहले मैं आपको बता दूं, साइबर डिफेंस से संबंधित आपको बहुत ही कम वीडियो मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी डाउट ना रहे। तो सबसे पहले आंसर में हम लोग पहला हेडिंग इंटरनेट देंगे, यानी हम लोग इंटरनेट को समझेंगे। इसमें हम लोग लिखेंगे, इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े कई कंप्यूटरों का जाल होता है जो राउटर और सर्वर के माध्यम से दुनिया के किसी भी कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। यहाँ पर राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो छोटे और बड़े सभी प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे नेटवर्क के साथ जोड़ने का काम करती है। तो मैं इसको आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करता हूँ। इंटरनेट विभिन्न प्रकार का कंप्यूटरों का जाल होता है जो राउटर और सर्वर के माध्यम से दुनिया के जितने भी कंप्यूटर हैं उन सभी कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का काम करती है। राउटर एक प्रकार का नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो छोटे से छोटे नेटवर्किंग डिवाइस या जितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं सभी कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करता है और उसमें नेट पहुंचाता है जिससे सूचनाएं हम तक पहुंच पाती है। तो देखो इसको आपको 2-4 बार अपने से पढ़ना है ताकि अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए और आप एग्जाम में लिख सको। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आगे है, दूसरे शब्दों में सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के माध्यम से दो कंप्यूटरों के बीच जो संबंध स्थापित होता है उसे ही इंटरनेट कहा जाता है। यहाँ तक हम लोग समझते हैं। सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए मान लेते हैं हमारे पास 2 मोबाइल है, 2 डिवाइस है, तो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में मैसेज को या सूचनाओं को भेजने के लिए जो टीसीपी आईपी होता है यह 2 डिवाइसों को कनेक्ट करता है। टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो जो टीसीपी आईपी होता है यह 2 डिवाइसों को आपस में कनेक्ट करता है और सूचनाओं को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में पहुंचाता है, इसे ही इंटरनेट कहा जाता है। तो इंटरनेट किसे कहते हैं आप समझ गए होंगे। आगे है, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट है। इसके जनक विसेंट ग्रे शेर्प को माना जाता है। विसेंट ग्रे शेर्प ने ही 1970 में टीसीपी आईपी के सह डेवलपर बॉब कान के साथ मिलकर के इंटरनेट का आविष्कार किया था। तो देखो विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है, तो इंटरनेट है। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्किंग डिवाइस इंटरनेट है। इसके जनक विसेंट ग्रे शेर्प को माना जाता है। इन्होंने ही 1970 में टीसीपी आईपी के सह डेवलपर या टीसीपी आईपी को विकसित करने वाले बॉब कान के साथ मिलकर के इंटरनेट का आविष्कार किया था। तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखना है। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, तो विसेंट ग्रे शेर्प को, और दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन है, तो इंटरनेट है। इन दोनों पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है इंटरनेट का इतिहास। तो अब हम लोग समझते हैं इंटरनेट का इतिहास क्या है, यानी कैसे हमारे सामने इंटरनेट धीरे धीरे विकसित रूप में आया, उसी को भी हम लोग समझेंगे। तो पहला है हमारा 1969 में अपारनेट की शुरुआत। तो सबसे पहले अपारनेट की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी, 1969 में। इसी को अभी हम लोग देखते हैं। इंटरनेट के इतिहास के पहले चरण को हम लोग देखते हैं। 1969 में अपारनेट की शुरुआत। इंटरनेट की शुरुआत सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में 1969 में हुई थी। इसकी शुरुआत अमेरिकी सेना विभाग ने अमेरिका और वियतनाम युद्ध के समय या शीत युद्ध के समय संचार व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए इंटरनेट का निर्माण किया था, जिसे प्रारंभिक समय में अपारनेट कहा गया।
तो इसे मैं आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करता हूँ। इंटरनेट की शुरुआत सर्वप्रथम 1969 में संयुक्त राज्य अमेरिका में यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका यूएसए में हुआ था। यूएसए में इसकी शुरुआत अमेरिकी सेना विभाग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अमेरिकी सेना विभाग के द्वारा। सन 1955 से 75 में अमेरिका और वियतनाम के बीच में युद्ध चल रहा था, यानी इस समय शीत युद्ध का समय था। इसी समय जो अमेरिकी सेना विभाग था, इन्होंने अपने सैनिकों के साथ संचार व्यवस्था बनाए रखने के लिए या उनसे संपर्क स्थापित करने के लिए इंटरनेट का निर्माण किया। जिस टाइम में यह इंटरनेट का निर्माण हुआ था, प्रारंभिक समय में इसे अपारनेट कहा गया। ठीक है, शुरुआती समय में इंटरनेट की इस रूप को क्या कहा गया? अपारनेट। यानी अपारनेट दुनिया का पहला इंटरनेट था। तो इसको आप 2-4 बार पढ़िए, आप खुद समझ जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। आगे है, वर्ष 1969 में इंटरनेट को अपारनेट नामक एक नेटवर्क के रूप में विकसित किया गया। यानी कि सन 1969 में जब अमेरिकी सेना ने अपने अन्य सेनाओं के साथ संचार व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिस नेटवर्किंग डिवाइस का निर्माण किया, वह अपारनेट था। अपारनेट ही दुनिया का पहला नेटवर्क था। आगे आप अपारनेट का फुल फॉर्म देख लीजिए। अपारनेट का फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो इसको ध्यान में आप रख लीजिएगा। अपारनेट का फुल फॉर्म क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि अपारनेट का फुल फॉर्म बताइए, तब आपका यह काम आ जाएगा। आगे है, विसेंट ग्रे सर्फ को इंटरनेट का जनक या पिता कहा जाता है। तो इस पॉइंट को मैंने पहले ही आपको बता दिया। इंटरनेट का जनक या पिता किसे कहा जाता है? विसेंट ग्रे सर्फ को। विसेंट ग्रे सर्फ ने ही 1970 में TCP/IP के सह डेवलपर बॉब कान के साथ मिलकर इंटरनेट का आविष्कार किया था। इसको ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। इंटरनेट के इतिहास का दूसरा चरण है 1970 का दशक। 1970 के दशक में ईमेल की शुरुआत हुई। इसे हम लोग देखते हैं। 1971 में रे टॉमलिंसन ने इलेक्ट्रॉनिक मेल का आविष्कार किया। उन्होंने अपारनेट के लिए एक नेटवर्किंग ईमेल सिस्टम बनाया जिसमें डिजिटल संदेश कुछ ही समय में एक स्थान से दूसरे स्थान भेजे जा सकते थे। इसमें लोगों को एक ही समय पर ऑनलाइन होने की आवश्यकता नहीं थी। तो इसको आप एक बार बढ़िया से समझ लो। 1970 के दशक में यानी 1971 में रे टॉमलिंसन ने एक इलेक्ट्रॉनिक मेल का निर्माण किया। जो अपारनेट था, इसमें एक ईमेल सिस्टम बनाया। ठीक है, यानी ईमेल का निर्माण किया। जो ईमेल था, इसके द्वारा कुछ ही समय में जो संदेश होते थे या आपको जो भी भेजना है संदेश लिख करके, वह कुछ ही समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर पहुंच जाएगा। इसके लिए दोनों डिवाइस को ऑनलाइन होने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि एक ही डिवाइस ऑनलाइन है तो संदेश भेजा जा सकता है। आगे है 1973 में इंटरनेट नेटवर्क को इस्तेमाल करने के लिए कुछ मानवकृत स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के समूह जैसे FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को विकसित किया गया। इसके द्वारा लोग एक दूसरे से कम्युनिस्ट और डाटा शेयर कर सकते थे। तो देखो, 1971 में ईमेल का निर्माण हुआ। उसके बाद 1973 में यानी 1970 के दशक में ही इंटरनेट में एक FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का निर्माण हुआ, जिसके द्वारा क्या हो सकता है, लोग एक दूसरे से आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और जो भी उनके पास डाटा है वह एक दूसरे से शेयर कर सकते थे। तो इस प्रकार से 1971 में ईमेल का निर्माण हुआ। 1973 में फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसमें आकर जुड़ा। तो यह 1970 का दूसरा चरण था इंटरनेट इतिहास का। नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देखते हैं। इंटरनेट के इतिहास का तीसरा चरण है 1980 के दशक। 1980 के दशक में TCP/IP प्रोटोकॉल की शुरुआत हुई। इसे हम लोग देखते हैं। 1983 में TCP/IP प्रोटोकॉल का आरंभ हुआ, जिसने इंटरनेट के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। TCP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इन दोनों पॉइंटों को मैंने आपको पहले भी बता दिया था। TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का मतलब होता है इंटरनेट कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो 1980 के दशक में यानी 1983 में इंटरनेट में TCP और IP एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है, यह आकर जुड़ा था। ठीक है, 1983 में। अब हम लोग समझ लेते हैं TCP और IP क्या होता है। TCP और IP नियमों का एक समूह होता है जो डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित ढंग से भेजता है, यानी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में सुरक्षित ढंग से भेजने का काम करता है। जो TCP होता है, इसकी भूमिका डाटा को छोटे छोटे भागों में बांटने की होती है। यानी बहुत सारा डिवाइस है, तो जिस डिवाइस में जितनी डाटा की आवश्यकता है, जैसे एक डिवाइस में 1 GB की आवश्यकता है, दूसरे डिवाइस में 2 GB डाटा की आवश्यकता है, तो उसको उस प्रकार से बांटेगा कौन?
टीसीपी। जबकि जो आईपी है, आईपी क्या करता है, जो छोटे छोटे भागों में डाटा बटा हुआ है उनको कहाँ भेजना है, उसको वही स्थान पर भेजेगा। आईपी को आईपी एड्रेस भी कहा जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल को आईपी एड्रेस भी कहा जाता है। देखो साइबर डिफेंस है, थोड़ा सा कठिन सब्जेक्ट है, जो नया नया स्टूडेंट है, ठीक है, उनको एक बार ध्यान से एक बार अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला है। तो ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, एक पॉइंट को भी आपको नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देखते हैं, इसी में और कुछ है 2-3 पॉइंट, इसको भी ध्यान में रख लीजिए। आगे के कुछ वर्षों में इंटरनेट में लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क और मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जुड़ गया। तो यहाँ पर आपको इन तीनों पॉइंटों को ध्यान में रखना है। लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क और मैन का मतलब है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये सभी जो नेटवर्क हैं इंटरनेट में 1980 के दशक में ही या कुछ वर्षों में इसमें जुड़ गया आकर। तो इनको ध्यान में रखिएगा, एक नंबर में भी प्रश्न आ सकता है कि वैन का फुल फॉर्म बताएं, वैन का फुल फॉर्म बताएं या मैन का फुल फॉर्म बताएं। इसके अलावा भी और 2-4 फुल फॉर्म हैं जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चौथा पॉइंट है 1990 के दशक डब्ल्यू का निर्माण। तो 1990 के दशक में इंटरनेट में डब्ल्यू का निर्माण हुआ। तो इसको हम लोग समझते हैं। 1990 के दशक में टिम बर्नर्स-ली ने डब्ल्यू यानी वर्ल्ड वाइड वेब का निर्माण किया। एक प्रकार का सूचना प्रणाली है जो दुनिया भर के जितने भी कंप्यूटर है सभी कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। डब्ल्यू के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, जो भी ब्राउज़र करते हैं या जो भी सर्च करते हैं वो हमें दिखाई देता है। आगे है, इसी के दशक में इंटरनेट का उपयोग व्यक्तिगत और व्यापारिक उद्देश्यों की दृष्टि से इसका महत्व काफ़ी बढ़ गया और विश्व भर में लोग धीरे धीरे ऑनलाइन जुड़ने लगे। तो देखो जब 1990 के दशक में वर्ल्ड वाइड वेब यानी डब्ल्यू का निर्माण हुआ तो इससे दुनिया के जितने भी कंप्यूटर थे, जितने भी लोग कंप्यूटर चलाते थे, सभी कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। इनके माध्यम से दुनिया की किसी भी भाग को हम क्षण भर में सर्च कर सकते हैं और वहां से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जब 1990 के दशक में डब्ल्यू का निर्माण हुआ तो इसी दशक में 1990 से 2000 के बीच में लोग इनका महत्व जानने लगे और धीरे धीरे जितने भी विश्व के लोग थे इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ने लगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। पांचवा पॉइंट है 2000 में सोशल मीडिया और बड़ी आईटी कंपनियां, यानी सन 2000 में इंटरनेट के इतिहास में सोशल मीडिया के कई माध्यम और कई बड़ी आईटी कंपनियों का निर्माण हुआ। इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सन 2000 में वेब 2.0 के साथ इंटरनेट में कई प्रकार के सोशल मीडिया माध्यम और कई प्रकार के डिजिटल प्लेटफॉर्मों का निर्माण हुआ, जैसे फेसबुक, गूगल, ट्विटर आदि। इन सभी सोशल मीडिया माध्यमों ने लोगों को एक नया दुनिया दिखाया। इनके माध्यम से लोग घर बैठे ही बाहरी दुनिया का आनंद ले सकते थे। लेकिन इसमें एक गलती क्या हुआ, जो यह सोशल मीडिया माध्यम था 2000 ईस्वी के आसपास सोशल मीडिया माध्यम का विकास तो हो गया लेकिन यह केवल अमीर लोगों तक ही सीमित रहा, क्योंकि जो आम लोग थे, ठीक है, उनके लिए काफी महंगे थे। तो इस समय जो आम लोग थे इंटरनेट से काफी दूर थे। तो इसको आप समझ गए होंगे, 2000 ईस्वी के आसपास सोशल मीडिया माध्यमों का निर्माण हो चुका था। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। छठा पॉइंट है वर्तमान समय में इंटरनेट, यानी 2000 ईस्वी से लेकर के 2024 तक। अब कुछ दिनों के बाद 2025 आने वाला है, तो 2000 ईस्वी से लेकर के 2025 तक इंटरनेट का क्या इतिहास रहा उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो वर्तमान समय में क्या हुआ है, कई प्रकार के कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीविजन, स्मार्टफोन और ना जाने कई प्रकार के और भी डिवाइस हैं जो इंटरनेट से संबंधित है। तो इन सभी डिवाइसों का निर्माण हो चुका है। इन सभी डिवाइसों ने दुनिया में क्रांतिकारी ला दिया है। वर्तमान समय में ऐसे कई प्रकार के डिवाइस बन चुके हैं, इंटरनेट से संबंधित कई प्रकार के डिवाइस बन चुके हैं जिसके बिना हम एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। जैसे मोबाइल को हम लोग ही ले सकते हैं। मोबाइल को यदि हम लोग हटा दें, स्मार्टफोन को हटा दें, तो एक दिन हम लोग का दिन काटना एकदम बेचैन लगने लगता है। तो समझ सकते हो कि आज के समय में इंटरनेट किस प्रकार से हमारे जीवन से जुड़ गया है। आगे है, वर्तमान समय में इंटरनेट हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। आज शिक्षा, व्यापार, संचार और मनोरंजन जैसे कई साधनों के लिए इंटरनेट का महत्व हमारे जीवन में बढ़ता ही जा रहा है। तो देखो, जो आप अभी शिक्षा ले रहे हो, ठीक है, जो आप ये वीडियो देख रहे हो, ये इंटरनेट के द्वारा ही देख रहे हो। तो इंटरनेट के माध्यम से आज हम लोग शिक्षा मतलब ग्रहण कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम पूरा चल रहा है इंटरनेट के माध्यम से ही। इसके अलावा व्यापार भी चल रहा है, ट्रेडिंग होता है, बहुत सारा ट्रेडिंग होता है, आप लोग प्रचार भी देखते होंगे। इसके अलावा फोन पे, गूगल पे, ये सभी माध्यम क्या है, कहीं ना कहीं व्यापार से संबंधित है। इसके अलावा संचार हो गया, मनोरंजन हो गया, ये सभी
संसाधन इंटरनेट के माध्यम से ही चलता है। इन सभी संसाधनों के चलते जो इंटरनेट का महत्व है हमारे जीवन में बढ़ता ही जा रहा है। तो वर्तमान समय में हम लोगों ने इंटरनेट के बारे में देखा। वर्तमान समय में हम इंटरनेट के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। तो इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देंगे भारत में इंटरनेट का इतिहास, यानी भारत में इंटरनेट कब आया, भारत में इंटरनेट से संबंधित क्या इतिहास रहा है, उसी को देखेंगे। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक विजेंद्र कुमार सिंघल को माना जाता है। 15 अगस्त साल 1995 में भारत में पहली बार इंटरनेट का उपयोग किया गया था। यह सेवा भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी विदेश संचार निगम लिमिटेड BSNL ने उपलब्ध कराई थी। तो इसको हम लोग समझते हैं। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है? विजेंद्र कुमार सिंघल को। इसको ध्यान में रखिएगा, एक नंबर में भी पूछा जा सकता है। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है? विजेंद्र कुमार सिंघल को। 15 अगस्त साल 1995 में पहली बार भारत में इंटरनेट का उपयोग किया गया था। भारत में पहली बार इंटरनेट का उपयोग कब किया गया था? 15 अगस्त 1995 को। यह सेवा भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी विदेश संचार निगम लिमिटेड BSNL ने उपलब्ध कराई थी। यानी कि जिस टाइम 1995 में जब इंटरनेट भारत में आया था उस समय BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी थी। अभी बड़ी कंपनी नहीं है, अभी जियो है और एयरटेल है, ठीक है। लेकिन जिस टाइम भारत में इंटरनेट आया था उस समय BSNL भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी थी और इसी ने यह सेवा सबसे पहले उपलब्ध कराई थी 15 अगस्त 1995 में। आगे है साल 1998 में सरकार ने निजी कंपनियों को भी इंटरनेट सेवा क्षेत्र में आने की अनुमति दे दी। उस समय इंटरनेट काफ़ी महंगा था। कहा जाता है कि 250 घंटे के इंटरनेट के लिए 15,000 रुपये देने पड़ते थे। तो इसको आप एक बार अच्छी तरह से समझ लो। जब साल 1995 में भारत में इंटरनेट का उपयोग किया गया, ठीक है, उस समय जो यह सेवा लाया था वह भारत की सरकारी कंपनी थी BSNL, उसी ने सेवा शुरू की थी। लेकिन साल 1998 में सरकार ने निजी कंपनियों को भी, चाहे वह भारत की हो या जो भी जहाँ की भी कंपनियां हों, जितने भी निजी कंपनियां थी वे भी सेवा क्षेत्र में आ गया। और कहा जाता है कि उस समय जो इंटरनेट था काफ़ी महंगा था। 250 घंटे के लिए लगभग 15,000 रुपये देने पड़ते थे। आगे है भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना है, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो यह था भारत में इंटरनेट से संबंधित इतिहास। इसको समझ गए होंगे, या जो भी मैंने आपको उपरोक्त में बताया सभी को नोट कर लीजिए। प्रश्न हमारा है सूचना सुरक्षा के मूल बातों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से सूचना सुरक्षा या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होता है, इसके कौन कौन से मूल बातें हैं उसको देखेंगे। परिचय के रूप में पहला हेडिंग आपको देना है सूचना सुरक्षा या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इसे हम लोग देखते हैं। अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक पहचान को अनावश्यक लोगों से सुरक्षित रखना ही या उनके दुरुपयोग से होने वाले नुकसान को बचाना ही सूचना सुरक्षा या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कहलाती है। सूचना सुरक्षा को इन्फोसेप के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। आपके पास जो सूचना है, जो जानकारी है या अन्य जितने डिजिटल जानकारी आपके पास मौजूद है वह बिना आपकी अनुमति के दूसरे लोगों तक ना पहुंच सके, उसको किस प्रकार से सुरक्षित रखना है, किस प्रकार से नुकसान से बचाना है, इसे ही सूचना सुरक्षा या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कहा जाता है। आगे है सूचना सुरक्षा को इन्फोसेप के नाम से भी जाना जाता है। तो सूचना सुरक्षा का दूसरा नाम क्या है? इन्फोसेप है, यानी सूचना सुरक्षा को इन्फोसेप के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको आपको 2-4 बार पढ़ लेना है। मैंने इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। जब आप इसको नोट कर लीजिएगा तब आप इसको खुद समझ जाइएगा। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। आगे आपको सूचना सुरक्षा में ही लिखना है। वर्तमान युग में सूचना चाहे डिजिटल हो या भौतिक, यह हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग बन गया है। आज के समय में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ना होना खुद को विनाश के मुंह में धकेलने के बराबर है। यह हमारी व्यक्तिगत पहचान से लेकर के व्यावसायिक गोपनीयता तक प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसको हम लोग समझते हैं। आज के समय में आपके पास जितने भी जानकारी या सूचनाएं मौजूद हैं, चाहे वह डिजिटल हो या भौतिक, डिजिटल कहने का मतलब है ऑनलाइन मौजूद है और भौतिक कहने का मतलब है ऑनलाइन नहीं है। तो डिजिटल और भौतिक सूचनाएं, चाहे जिस तरह की भी सूचनाएं हों, यह हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। यदि हमारे पास जो सूचनाएं हैं हमारे बिना किसी अनुमति के लोगों तक पहुंच जाती है तो कहीं न कहीं वह हमें क्या करेंगे? नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आज के समय में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का ना होना खुद को नुकसान पहुंचाने के बराबर है। यह हमारे व्यक्तिगत पहचान से लेकर के अन्य जितने भी हमारे काम हो गए हैं, जैसे व्यावसायिक हो गए हैं, व्यावसायिक जो हम काम करते हैं, ये सभी क्षेत्रों में हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यावसायिक कहने का मतलब है जैसे
गूगल फ़ोन हो गया, फ़ोन पे हो गया, या जो भी हम कारोबार करते हैं जहाँ पर हमारे पैसे इकट्ठे होते हैं, तो इन सभी सूचनाओं को हमको गुप्त रखना है। तो इसको आप समझ गए होंगे। आज के समय में जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी है, ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, आगे आपको सूचना सुरक्षा या इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में ही लिखना है। आज जैसे-जैसे डिजिटल क्षेत्र विकसित होते जा रहे हैं, वैसे-वैसे सूचना सुरक्षा और साइबर सुरक्षा का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। यह न केवल हमारी व्यक्तिगत जानकारी, वित्तीय डाटा और डिजिटल पहचान की रक्षा करती है, बल्कि यह व्यावसायिक दृष्टि से ग्राहकों के डेटा और बौद्धिक संपदा को भी सुरक्षित रखती है। अर्थात हम इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के माध्यम से हैकिंग, फिशिंग और डेटा चोरी जैसे गंभीर खतरों से सुरक्षित रहते हैं। इसे हम लोग समझते हैं, आज के समय में जो भी डिजिटल माध्यम हो गए हैं या जितने भी डिजिटल क्षेत्र हैं, उनमें लगातार परिवर्तन देखने को मिलती रहता है। इनकी विकास की प्रक्रिया काफ़ी तेज़ है। तो जैसे-जैसे डिजिटल क्षेत्रों का विकास हो रहा है, वैसे-वैसे सूचना सुरक्षा और साइबर सुरक्षा का हमारे जीवन में महत्व बढ़ता ही जा रहा है। जो सूचना सुरक्षा है, यह हमारे व्यक्तिगत जानकारी, वित्तीयगत डाटा, इसके अलावे जो ग्राहकों के डेटा होते हैं, बौद्धिक संपदा, इन सभी की सुरक्षा करता है। बौद्धिक संपदा कहने का मतलब है, यदि आप कोई डिजिटल सामान बनाते हैं, तो उस पर कॉपीराइट का अधिकार होता है, या अन्य भी कई प्रकार के अधिकार होते हैं जिसे बौद्धिक संपदा अधिकार कहा जाता है। तो इन सभी की सुरक्षा करता है। कौन करता है सुरक्षा? तो सूचना सुरक्षा। आगे है, इसके अलावे इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के माध्यम से हैकिंग, फिशिंग और डेटा चोरी जैसे गंभीर खतरों से हम सुरक्षित रहते हैं। तो देखो, जो हमारे पास डेटा मौजूद है, जो जानकारी मौजूद है, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या करता है? उनको सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे जो साइबर अपराध वाले व्यक्ति होते हैं, साइबर क्राइम वाले व्यक्ति होते हैं, उन तक सूचनाएं नहीं पहुंच पाती है। यानी डेटा चोरी होने और हैकिंग, फिशिंग जैसे गंभीर अपराधों से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। तो सूचना सुरक्षा के बारे में आप समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है सूचना सुरक्षा के सिद्धांत या स्तंभ, यानी सूचना सुरक्षा के कितने स्तंभ हैं, इसके कौन-कौन सिद्धांत हैं, उसी को बताना है। तो इसको देखते हैं। सूचना सुरक्षा या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को सुरक्षित बनाए रखने के लिए 3 स्तंभों या सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है। यानी हमारे पास जो जानकारी मौजूद है, जो हमारे पास डिजिटल माध्यम में डेटा उपलब्ध है, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमें सूचना सुरक्षा के 3 स्तंभों या सिद्धांतों से होकर गुजरना पड़ता है। तो सूचना सुरक्षा के कौन-कौन स्तंभ है, उनको अभी हम लोग देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट करके। पहला आपको देना है गोपनीयता या कॉन्फिडेंटली, यानी सूचना सुरक्षा का पहला स्तंभ क्या है? गोपनीयता या कॉन्फिडेंटली। इसे हम लोग देखते हैं। यह सूचना सुरक्षा का मूल स्तंभ है, जो यह सुनिश्चित करता है कि संबंधित जानकारी केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसे देखने या उपयोग करने का अधिकार है। यह डाटा को अनधिकृत पहुंच, चोरी या लीक होने से बचाता है। तो देखो, गोपनीयता या कॉन्फिडेंटली कहने का मतलब है, जो डिजिटल माध्यम में जानकारी मौजूद है, जो डेटा मौजूद है, वह केवल जिनका डेटा है केवल उसी तक पहुंचे, अन्य लोगों तक ना पहुंच सके। इसी को गोपनीयता या कॉन्फिडेंटली कहा जाता है। इसको अभी हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण के लिए, बैंक खाते की जानकारी केवल जिसका खाता है उसे और अधिकृत बैंक कर्मचारियों तक ही सीमित रहना चाहिए। गोपनीयता या कॉन्फिडेंटली को हम लोग एक बार अच्छी तरह से समझते हैं। गोपनीयता या कॉन्फिडेंटली कहने का मतलब है, जो डिजिटल माध्यम में जानकारी मौजूद है, जिनका डिजिटल डेटा है, केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचे, अन्य लोगों तक या ना पहुंच सके। इसी को गोपनीयता या कॉन्फिडेंटली कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हो, बैंक में, बैंक जो होता है, बैंक खाते की जानकारी केवल जिसका खाता होता है उसे होता है, और जहां पर आप बैंक खुलवाए हैं वहां पर जो कर्मचारी काम करता है, केवल उन्हीं लोगों तक सीमित रहता है। अन्य लोगों को यह जानकारी नहीं होना चाहिए कि आपके बैंक खाते में कितने पैसे हैं, आपका पासवर्ड क्या है, वरना क्या कर लेगा, आपको नुकसान पहुंचा देगा। तो यह सूचना सुरक्षा का पहला स्तंभ था, गोपनीयता या कॉन्फिडेंटली, यानी कि जिनका जो डाटा है केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचे, अन्य लोगों तक यह ना पहुंच सके। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है अखंडता या इंटीग्रिटी। अखंडता या इंटीग्रिटी यह सुनिश्चित करता है कि जानकारी सटीक, विश्वसनीय और अपरिवर्तित रहे। इसका मतलब है कि डाटा में कोई बदलाव या हेरफेर ना हो। जैसे बैंक खाते में जमा राशि या लेन देन का वितरण हमेशा सही होना चाहिए। तो इसको आप एक बार अच्छी तरह से समझो। अखंडता या इंटीग्रिटी यह सूचना सुरक्षा का दूसरा स्तंभ है। इसका मतलब होता है कि जो जानकारी डिजिटल माध्यम में मौजूद है, वह एकदम सही होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, और इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हो, बैंक खाते में जो लेन देन की राशि होता है वह सही होना चाहिए। यानी हम बैंक में कितना पैसा जमा कर रहे हैं, कितना पैसा निकाल रहे हैं, इन सभी की जानकारी एकदम सही होना चाहिए। इसी को क्या कहा जाता है? अखंडता या इंटीग्रिटी कहा जाता है। तो इसको आप समझ गए होंगे। यह सूचना सुरक्षा का दूसरा स्तंभ था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। तीसरा पॉइंट आपको देना है उपलब्धता या अवेलेबिलिटी, यानी सूचना सुरक्षा का तीसरा मूल स्तंभ क्या है? उपलब्धता या अवेलेबिलिटी। इसे हम लोग देखते हैं।
उपलब्धता या अवेलेबिलिटी यह सुनिश्चित करता है कि जानकारी और संसाधन अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए आवश्यकता पड़ने पर तुरंत बिना किसी बाधा के उपलब्ध हो जाए, लेकिन इसका पालन सेवा और शर्तों के नियमों के अनुसार होना चाहिए। तो यहाँ पर उपलब्धता या अवेलेबिलिटी कहने का मतलब है जहाँ भी आप डिजिटल क्षेत्रों में अपने डाटा को सुरक्षित रखे हैं, जो ऐप है या जो भी डिजिटल क्षेत्र है जहाँ पर आप अपने डाटा को सुरक्षित रखे हैं, वो क्या करेगा, आपको आवश्यकता पड़ने पर बिना किसी बाधा के तुरंत उपलब्ध कराने की प्रयास करेगा। लेकिन इसका कुछ नियम रहता है, कुछ सेवा रहता है, उसका पालन होना चाहिए, उनकी शर्तों का पालन होना चाहिए। जैसे जहाँ पर आप अपने डाटा को रखे हैं वहाँ पर यदि आप पासवर्ड डाले हैं तो वह पासवर्ड एकदम सही होना चाहिए, या जो भी अन्य जानकारी होता है वह सही होना चाहिए, तभी आपको यह उपलब्ध हो पाएगा। तो उपलब्धता या अवेलेबिलिटी का मतलब समझ गए आप। इसको हम लोग उदाहरण के रूप में समझते हैं। उदाहरण के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी समय ऑनलाइन बैंकिंग खाते तक पहुंच सकता है या एटीएम आदि से पैसे निकाल सकता है, लेकिन शर्त है कि बैंक खाता या एटीएम उसी व्यक्ति का हो जो व्यक्ति पैसा निकाल रहा है, मतलब वह व्यक्ति अधिकृत उपयोगकर्ता हो और सभी सेवा या नियमों का पालन कर रहा हो। उदाहरण को हम लोग एक बार अच्छी तरह से समझते हैं। कहने का मतलब मैंने बैंक को लिया है, तो बैंक में आपके पास जो पैसा मौजूद है आप कभी भी निकाल सकते हो ऑनलाइन माध्यम से, लेकिन यहाँ पर शर्त है कि जो बैंक खाता है आप ही का होना चाहिए। इसमें जो पासवर्ड है, जो एटीएम कार्ड है या जो भी अन्य चीज़ें लगता है वे सभी आप ही का होना चाहिए। इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, तब आप किसी भी समय अपने पैसा को निकाल सकते हैं। जो भी डिजिटल माध्यम है यह आपको प्रयास करेगा कि जल्द से जल्द यह आपके पास उपलब्ध हो जाए, लेकिन यदि कोई भी गड़बड़ी हो जाता है तो यह आपको नहीं देगा, यानी इसमें नहीं निकल पाएगा। जो भी होगा इसमें बाधा उपलब्ध होने लगेगा। तो उपलब्धता या अवेलेबिलिटी को आप समझ गए होंगे। आगे आपको लिखना है उपयुक्त तीनों स्तंभ किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत और व्यावसायिक जानकारी को बिना किसी बाधा के सुरक्षित रखने में मदद करती है। अभी हम लोगों ने उपयुक्त में सूचना सुरक्षा के 3 स्तंभों को देखा, गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता। तो ये तीनों स्तंभ किसी भी व्यक्ति की जो व्यक्तिगत जानकारी है, जो व्यावसायिक जानकारी है या अन्य जितने भी डिजिटल जानकारी है उसको सुरक्षित रखने में मदद करेगी। ठीक है, इससे सुरक्षित रहेगा। तो इसको भी समझ गए होंगे, इसको आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है सूचना सुरक्षा के सर्वोत्तम उपाय, यानी वे कौन से उपाय हैं जिनको अपनाकर हम अपनी सूचनाओं को, अपने डिजिटल डाटाओं को सुरक्षित रख सकते हैं। पहला है मजबूत पासवर्ड बनाएं जिसमें ऐसी संख्या या प्रतीक हो जिसे कोई व्यक्ति आसानी से पता ना लगा सके। साथ ही साथ कभी भी पासवर्ड को ऑनलाइन साझा ना करें। तो देखो, अपनी सूचनाओं को सुरक्षित रखने के लिए हमें पासवर्ड बनाना पड़ेगा, मजबूत पासवर्ड बनाना पड़ेगा। इसमें ऐसी संख्या या ऐसे चिन्ह होना चाहिए जो आसानी से कोई भी व्यक्ति ना पहचान पाए। साथ ही साथ हमें कभी भी ऑनलाइन अपने पासवर्ड को साझा नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है किसी भी स्मार्ट डिवाइस पर संग्रहित महत्वपूर्ण डेटा का नियमित रूप से बैकअप लेते रहें। तो जितने भी डिवाइस होते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या मोबाइल हो, सभी में, ठीक है, जो भी डाटा मौजूद होता है वहाँ पर बैकअप का एक ऑप्शन होता है। उनको हमको क्या करना चाहिए, समय पर बैकअप लेते रहना चाहिए ताकि जो डेटा हमारा मौजूद है वह डेटा सुरक्षित रहे। तीसरा पॉइंट है लैपटॉप, स्मार्टफोन, टेबल और किसी भी स्मार्ट डिवाइस को भौतिक रूप से हमेशा सुरक्षित रखें। यानी कि जो आपके पास डिवाइस मौजूद है उसको आपको हमेशा अच्छी तरह से रखना है ताकि अन्य लोगों के हाथ में ना पड़ जाए। मतलब कहने का मतलब है जैसे चोरी होने से आपको बचाना है इन डिवाइसों को, ताकि जो आपके पास डाटा है वह डाटा लीक ना हो सके। तो ये तीसरा पॉइंट था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चौथा पॉइंट है अज्ञात स्रोतों से प्राप्त किसी भी संदेश या ईमेल को हटा दें। अज्ञात स्रोत कहने का मतलब है जब आप किसी ईमेल को नहीं जान रहे हैं या जो भी आपके पास मैसेज आया है उसको आप नहीं जान रहे हैं, तो उसको क्या करना है, आपको उसको डिलीट कर देना है ताकि उसमें कोई लफड़ा ना हो और आपका डेटा लीक ना हो। पांचवा पॉइंट देना है आपको केवल उन ऑनलाइन स्रोतों से सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप डाउनलोड या इंस्टॉल करें जो आधिकारिक रूप से सही हो। यानी कि आपके पास जो डिवाइस मौजूद है, जो स्मार्टफोन मौजूद है, इसमें क्या होता है, समय समय पर हमें विभिन्न प्रकार के मोबाइल ऐप और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ते रहता है। तो हमको केवल उन्हीं जगहों से जो ऐप है या सॉफ्टवेयर है वहीं से हमको डाउनलोड या इंस्टॉल करना है जो आधिकारिक रूप से सही हो, यानी कि वो हमें सुरक्षा की 100% गारंटी देता हो। इससे हमारे डेटा लीक नहीं होगा। तो ये पांचवा पॉइंट था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। छठा पॉइंट है किसी अनजान व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक पर क्लिक ना करें, खास करके एसएमएस या मोबाइल मैसेजिंग जैसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से भेजे गए लिंक आदि। तो देखो, यदि कोई अनजान व्यक्ति जिसको आप नहीं जान रहे हो, यदि कोई वह अनजान व्यक्ति कोई लिंक या एसएमएस भेजता है तो उसको आपको तुरंत से क्लिक नहीं कर देना है। जैसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर बहुत सारे लिंक आते रहता है, तो आपको पहले देख लेना है कि जो लिंक भेजा गया है वह हमें संबंधित व्यक्ति ही भेजा है कि नहीं भेजा है। तो इसको एक बार अच्छी
अच्छी तरह से देख लेना है, तभी आपका जो डेटा रहेगा वह लीक होने से बच पाएगा। 7वां पॉइंट है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें और नवीनतम खतरों को पहचानने के लिए स्मार्ट डिवाइस को नियमित रूप से अपडेट करते रहें। यानी कि देखो, जो आपका मोबाइल होता है उसमें समय समय पर क्या होता है, बहुत सारे वायरस भर जाते हैं, बहुत सारे गंदगी भर जाता है। तो समय समय पर हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना है, ताकि जो भी वायरस भरा हुआ है वह निकल जाएगा। और साथ ही साथ हमें मोबाइल को अपडेट भी करते रहना है, ताकि जो भी हमारे वायरस भरा हुआ है वह मतलब निकल जाए। ठीक है, वो उससे हमें अपने मोबाइल या डिवाइस को सुरक्षा मिले और जो हमारे डाटा है वह सुरक्षित रहे। आप इन सभी माध्यमों को अपनाकर अपनी सूचनाओं को, अपने डाटा को लीक होने से बचा सकते हो। तो इनको आप एक बार अच्छी तरह से नोट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को देना है निष्कर्ष। निष्कर्ष में आपको लिखना है, आज के धोखाधड़ी और डिजिटल अपराध के ज़माने में उपयुक्त सूचना सुरक्षा या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के नियमों और शर्तों का पालन करके डिजिटल रूप से हम अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जानकारी को अनजान व्यक्तियों से सुरक्षित रख सकते हैं। यानी कि आज का जो समय है यह डिजिटल युग है, और इस डिजिटल युग में धोखाधड़ी बहुत होता है। हमें कई प्रकार के लालच दिए जाते हैं, जैसे 25 लाख का आपका लॉटरी लग गया, या अन्य कई प्रकार के OTP मांगा जाता है, जिससे हमें क्या होता है, व्यक्तिगत नुकसान पहुंचा देता है। निष्कर्ष में इस प्रकार से आपको लिख लेना है। प्रश्न है, भारत में साइबर सुरक्षा पहलों का अवलोकन करें। ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स इन इंडिया। तो यह क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है। आप लोग क्या करो, इनको जल्दी से पढ़ लो। मैं आपको बता रहा हूँ, यह क्वेश्चन पक्का भिड़ेगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो भारत सरकार है, इन्होंने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में या फिर जो साइबर क्राइम है इनसे निपटने के लिए कौन कौन से उपाय किए हैं, कौन कौन से पहल किए हैं, इसको कवर करेंगे। तो चलते हम लोग परिचय देखते हैं। आपको आंसर में लिखना है, जैसे जैसे आज दुनिया डिजिटल होते जा रही है, वैसे वैसे आज दुनिया में साइबर क्राइम के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। वर्तमान में साइबर क्राइम के मामले में भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर आप लोग इनको समझो। आज प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह शिक्षा हो, व्यापार हो या कोई भी काम हो, लगभग प्रत्येक क्षेत्र में डिजिटल माध्यम आ गया है। तो डिजिटल क्षेत्रों का जिस प्रकार से विकास हो रहा है, आज बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो डिजिटल क्षेत्रों का विकास होना अच्छी बात है, लेकिन इसमें कुछ बुराइयां भी आ गया है, यानी इनके माध्यम से कुछ अपराध भी किए जाते हैं, जिसे साइबर अपराध कहा जाता है। तो जिस प्रकार से आज डिजिटल क्षेत्रों का विकास हो रहा है, वैसे वैसे इसमें साइबर क्राइम भी होते जा रहे हैं। इसमें साइबर क्राइम के मामले भी देखने को मिल रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो भारत है, भारत क्या है, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरे स्थान पर साइबर क्राइम के मामले में आता है। यानी कि भारत में, जो भारत है, इसका दुनिया में साइबर क्राइम के मामले में तीसरा स्थान है। तो आप लोग समझ सकते हो यहाँ पर कितना साइबर क्राइम होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। आगे आपको लिखना है, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज़्यादा साइबर अपराध फेसबुक के जरिए हुए हैं। इसके अलावा ट्विटर, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्मों ने भी साइबर अपराध को अंजाम दिया है। आज भारत में दिनों दिन साइबर क्राइम के मामले देखने को मिलते रहते हैं, जिसे दूर करने के लिए भारत सरकार ने कई पहल किए हैं। तो देखो, यहाँ पर आप लोग समझ लो, जो आज साइबर क्राइम हो रहा है, रिपोर्टों के मुताबिक यहाँ पर पाया गया है कि जो फेसबुक है, फेसबुक के ज़रिए सबसे ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो ट्विटर है, व्हाट्सएप है, इसके माध्यम से भी साइबर क्राइम या साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। तो इनको दूर करने के लिए भारत सरकार ने कई पहल किए हैं, कई नियम अपनाए हैं। ठीक है, कई कड़े कानून लाए हैं, उनको देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग उनको देखते हैं, कौन कौन से नियम है या कौन कौन से पहल अपनाए गए हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है, भारत में साइबर सुरक्षा की पहल, यानी इससे निपटने के लिए साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स इन इंडिया। भारत में साइबर सुरक्षा के लिए कौन कौन से पहल अपनाए गए हैं, इनको देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट पॉइंट आपको देना है, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति। यानी कि जो भारत सरकार था, इन्होंने 2013 में एक नीति लाया था, जिनके माध्यम से साइबर सुरक्षा को कंट्रोल करने का प्रयास किया गया था। इनको आप लोग देखो, इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग के कारण भारत में साइबर सुरक्षा एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। इन समस्याओं के समाधान के लिए वर्ष 2013 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति लागू की थी, ताकि नागरिकों, व्यवसायों और जो सरकार है, सरकार के लिए सुरक्षित और लचीले साइबर स्पेस का निर्माण हो सके। तो वर्ष 2013 में भारत सरकार ने एक नीति लाया था, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति। इस तरह से पॉइंट आप लोग बनाइएगा। यह नीति क्यों लाया गया था, ताकि जो नागरिक हैं उनका जो डेटा है, जो भी बैंक अमाउंट है, वह नुकसान ना पहुंचे। जो भी व्यवसाय हो गए हैं या जो सरकार है, सरकार भी बहुत सारी डेटा होते हैं, तो उनको सुरक्षित रखा जा सके, इसलिए इस नीति को लाया गया था। ठीक है, तो यह फर्स्ट पॉइंट था। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है, साइबर सुरक्षित भारत पहल, साइबर सिक्योर इंडिया इंस्टीट्यूट। यानी कि भारत सरकार के द्वारा साइबर क्राइम को दूर करने के लिए दूसरा नियम क्या लाया गया था,
साइबर सुरक्षित भारत पहल इस प्रकार से कानून लाए गए थे। तो इनको देखते हैं हम लोग। यह पहल भारत सरकार द्वारा साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया था। इसमें आईटी उद्योगों और सरकारी विभागों में साइबर अपराधियों के बारे में जागरूकता फैले और साइबर सुरक्षा के लिए उपाय किए जाएं। इस उद्देश्य से साइबर सुरक्षित भारत पहल की शुरुआत की गई थी। तो जो आपको यहाँ पर दूसरा पहल दिख रहा है, साइबर सुरक्षित भारत पहल, यह क्यों लाया गया था? क्योंकि ऐसा मामला था कि जो था ना, साइबर क्राइम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे। तो इसमें जागरूकता फैलाने के लिए भारत सरकार ने साइबर सुरक्षित भारत पहल लाया, ताकि जो भी आईटी उद्योग हैं, सरकारी विभाग हैं, उनको इनके बारे में जागरूकता फैलाया जा सके और इनसे निपटने के लिए कुछ अपनाया जा सके, इसलिए इस नियम को लाया गया था। तो यह दूसरा पहल है, साइबर सुरक्षित भारत पहल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, यानी भारत सरकार के द्वारा तीसरा पहल क्या अपनाया गया था? भारत साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। तो इस पहल को हम लोग देखते हैं। भारत में साइबर अपराध से अच्छे और प्रभावी तरीके से निपटा जा सके, इसके लिए 5 अक्टूबर वर्ष 2018 को भारत में साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर जो यह तीसरा पहल था, यह क्यों लाया गया था? क्योंकि जो साइबर क्राइम है, इनको अच्छी तरह से निपटा जा सके, या माने इसको पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके, इस उद्देश्य से 5 अक्टूबर 2018 को भारत में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है, साइबर स्वच्छता केंद्र, बॉटनेट क्लीनिंग एंड मेलवेयर एनालिसिस सेंटर। तो इसको हम लोग देखते हैं। साइबर स्वच्छता केंद्र, जिसे बॉटनेट क्लीनिंग एंड मेलवेयर एनालिसिस सेंटर के नाम से भी जाना जाता है, वर्ष 2017 में भारत सरकार ने बॉटनेट एंड मेलवेयर से जुड़ी समस्याओं का पता लगाने तथा नागरिकों के डेटा, कंप्यूटर, फ़ोन और घरेलू राउटर जैसे उपकरणों से सुरक्षित करने के लिए साइबर स्वच्छता केंद्र की स्थापना की गई थी। यहाँ पर आप लोग समझो, जो साइबर स्वच्छता केंद्र है, इसे बॉटनेट क्लीनिंग एंड मेलवेयर एनालिसिस सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। इनका शॉर्टकट नाम क्या है? BCMAC, यानी कि बॉटनेट क्लीनिंग एंड मेलवेयर एनालिसिस सेंटर। तो यह क्यों लाया गया था, इनको आप लोग समझो। वर्ष 2017 में भारत सरकार ने बॉटनेट और मेलवेयर से जुड़ी समस्याओं का पता लगाने के लिए एक साइबर स्वच्छता केंद्र की स्थापना की, यानी कि इस प्रकार से एक प्रकार की नीति लाया। तो बॉटनेट और मेलवेयर जो है, एक प्रकार का वायरस है जो किसी प्रकार के कंप्यूटर, जो मोबाइल हो गया, या जो प्रकार के इंटरनेट माध्यम वाले जो होते हैं सिस्टम, ठीक है, उसमें घुस करके डेटा चोरी करता है या नुकसान पहुंचाता है। तो वर्ष 2017 में इसी समस्या से निपटने के लिए नागरिकों के जो डेटा है यह सुरक्षित रहे, इस उद्देश्य से भारत सरकार ने साइबर स्वच्छता केंद्र की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया। तो जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया है, इसको शॉर्टकट में CERT इन लिखते हैं। तो इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हो, और इसके बारे में आप लोग जो भी जानते हो या यहाँ पर जो भी आपको जानकारी मिलेगा लिख सकते हो। तो इनको हम लोग देखते हैं। CERT इन या ICERT भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक कार्यालय है। यह साइबर सुरक्षा से जुड़े खतरों से निपटने के लिए एक प्रमुख एजेंसी है, जो साइबर घटनाओं पर सूचनाओं का संग्रहण, विश्लेषण, प्रसारण और अलर्ट जारी करता है। तो यहाँ पर इनको समझो। जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया, इसको शॉर्टकट में CERT इन बोलते हैं, यानी कि C माने कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया, या फिर इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। तो दोनों टाइप से आप लोग लिख सकते हो। तो यह क्यों लाया गया था, इनको आप लोग समझो। देखो, जो यह था कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया, यह भारत सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक कार्यालय है। इसमें साइबर सुरक्षा से संबंधित या साइबर खतरों से निपटने के लिए यह क्या है, इसमें एक प्रमुख एजेंसी रहता है, जो क्या करता है, जो भी साइबर सुरक्षा से संबंधित घटना रहता है, उससे संबंधित जानकारी इकट्ठा करता है, और उससे संबंधित जो भी रहता है, ठीक है, जिसे मतलब ज़्यादा हानिकारक रहेगा तो उससे अलर्ट जारी करेगा, ताकि लोग क्या हो जाएं, सतर्क हो जाएं, और इससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम होगा उससे निपटा जा सकेगा। तो इसको आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। 6th पॉइंट आपको देना है, रक्षा साइबर एजेंसी, डिफेंस साइबर एजेंसी, DYCA। तो इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं। DYCA यानी कि डिफेंस साइबर एजेंसी भारतीय सशस्त्र बलों की एक त्रिसेवा कमान है, जो साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए काम करती है। यह विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों को रोकने, डेटा रिकवरी और साइबर अपराधियों के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई करने के लिए ऑपरेशन संचालित करती है।
तो जो आपको यहाँ पर दिख रहा है DYCA यानी कि डिफेंस साइबर एजेंसी, रक्षा साइबर एजेंसी, यह क्या करता है? यह भारत सरकार की एक त्रिसेवा कमान है, यानी कि यह सभी क्षेत्रों में काम करता है। इस प्रकार से एक प्रकार का मतलब एक दल है भारतीय सेनाओं का। तो इसमें क्या है, जब कभी भी साइबर अपराधियों के द्वारा किसी घटना को अंजाम दिया जाता है, किसी का डेटा हैक कर लिया जाता है, तो जो यह एजेंसी है रक्षा साइबर एजेंसी, यह क्या करता है, उसको रिकवरी करता है और जो भी इसके गुनाहगार हैं, जो भी साइबर क्राइमी हैं, उसको क्या किया जाता है, उसके विरुद्ध कार्यवाही किया जाता है, ऑपरेशन संचालित किया जाता है। तो यह छठा पॉइंट था, रक्षा साइबर एजेंसी, यह भारत सरकार की छठा पहल था। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023। इस अधिनियम को हम लोग देखते हैं। यह अधिनियम भारत में लोगों के व्यक्तिगत डिजिटल डेटा की सुरक्षा करता है, साथ ही साथ यह लोगों की व्यक्तिगत गोपनीयता को मजबूत बनाए रखती है। यहाँ पर आप लोग देखो, यह जो अधिनियम है 2023 में आया है, यानी कि हाल के वर्षों में आया है। तो क्यों आया है? आज के समय में भारत में काफ़ी तेज़ी से साइबर क्राइम बढ़ रहा है, यानी आप लोगों के पास फ्रॉड जैसे कॉल आते रहे होंगे। तो इस प्रकार से आज के समय में काफ़ी तेज़ी से भारत में क्या हो रहा है, साइबर जैसे अपराध देखने को मिल रहा है। इसी समस्या को दूर करने के लिए क्या था, 2023 में एक नियम लाया गया, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम। इस प्रकार से अधिनियम लाया गया था। यह क्यों लाया गया था? तो आप लोग समझो, आज आपके पास फ़ोन है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करते हो, अपना व्यक्तिगत डेटा को रखते हो, यानी कि यहाँ पर आप लोगों का व्यक्तिगत डेटा रहता है। तो जो यह अधिनियम है, यह क्या करता है, सभी के डेटा को सुरक्षित रखता है, यानी दूसरा व्यक्ति आएगा तो वह दूसरे व्यक्ति को तक यह नहीं जाने देगा, ठीक है, यानी कि कड़ा से कड़ा इसे क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गोपनीयता, इसका मतलब है कि जिसका जो डेटा है केवल उसी तक पहुँचेगा, अन्य व्यक्तियों तक नहीं पहुँच पाएगा। तो जो साइबर क्राइम है, इसे सुरक्षा के लिए क्या किया गया था, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 को लाया गया था। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। 8वां पॉइंट आपको देना है cybercrime.gov.in। तो जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक प्रकार का वेबसाइट है, एक प्रकार का पोर्टल है। तो इनको देखते हैं हम लोग। यह पोर्टल साइबर अपराधों की शिकायत करने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। इस पोर्टल के द्वारा साइबर अपराधों की ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जाती है। तो जो आपको यहाँ पर दिख रहा है cybercrime.gov.in, इसमें आप लोगों के साथ यदि फ्रॉड हो जाता है, कोई साइबर क्राइम होता है, तो आप लोग यहाँ पर शिकायत दर्ज करवा सकते हो, ठीक है। देखो आगे है, यह पोर्टल बच्चों और महिलाओं से जुड़े साइबर अपराधों पर विशेष जोर देता है। बाकी अन्य भी इसमें अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो जो यह आपको दिख रहा है cybercrime.gov.in, यह क्या करता है, यदि किसी बच्चे के साथ या फिर महिला के साथ कोई साइबर क्राइम होता है तो इन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगा, यानी इनके लिए ज़्यादा जोर देगा। बाकी अन्य भी के साथ यदि साइबर क्राइम होता है, कोई प्रकार का फ्रॉड होता है, तो आप लोग इसमें बेहिचक क्या कर सकते हैं, शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो यह था 8वां पहल भारत सरकार का। देखो यहाँ पर आगे दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बच्चे, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और महिलाएं यौन शोषण, यानी यदि बच्चों के साथ कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित कोई क्राइम होता है, बच्चों के साथ डिजिटल माध्यम के द्वारा कोई गलत काम करवाया जाता है, या फिर जो महिलाएं हो गया इनके साथ कोई यौन शोषण किया जाता है, कोई गलत व्यवहार किया जाता है, तो क्या करेगा, यदि इसमें कोई मतलब आप लोगों के साथ इस तरह से व्यवहार होता है, तो आपको इस वेबसाइट में शिकायत दर्ज करवाना है। आप लोगों की सहायता की जाएगी, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। तो यह 8वां पहल था भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अंत में आपको निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष में क्या लिखना है, यहाँ पर आप लोग देखो, इस प्रकार से भारत में साइबर अपराध को देखते हुए इसे रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा कई पहल किए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी साइबर अपराधी क्राइम के कई नए नए तरीके निकाल लेते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग धोखे से इनके शिकार हो जाते हैं। तो आज के समय में साइबर अपराध काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसको निपटने के लिए भारत सरकार ने कई उपाय भी अपनाया है। इसके बावजूद भी कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेता है साइबर क्राइम वाला, जिससे मतलब लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे यहाँ देखो आप लोग, हमें इसमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। कभी भी अनजान व्यक्तियों को ऑनलाइन या OTP, पासवर्ड या बैंक से संबंधित जानकारी नहीं देना चाहिए। तो यदि कोई व्यक्ति आपको OTP, पासवर्ड या बैंक से संबंधित कोई जानकारी मांगता है, तो वहाँ पर आपको नहीं देना है, वरना आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। और अधिकतर जो फ्रॉड होता है वह OTP के चलते ही होता है। OTP 4 डिजिट का मांगा जाएगा, अनजान व्यक्तियों को आप लोग दे दोगे तो बस फ्रॉड हो गया, बैंक अकाउंट खाली। देखो अंत में आपको क्या लिख देना है, यहाँ पर आगे देखो, अंत में किसी के साथ यदि फ्रॉड हो जाता है तो 1930 में कॉल करना है, या फिर cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करवाना है। तो यहाँ पर आप लोग अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और जो भी समस्या है बता सकते हैं, इससे आपका समस्या सॉल्व होने का प्रयास किया जाएगा।
प्रश्न हमारा है साइबर सुरक्षा में आश्वासन क्या है, व्याख्या करें। व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस, एक्सप्लेन। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर आंसर हिंदी में बताऊंगा, लेकिन आपको क्वेश्चन इंग्लिश में भी नोट कर लेना है, क्योंकि जो माइनर सब्जेक्ट है इसमें 99% चांसेस है कि जो क्वेश्चन रहेगा या इंग्लिश में रहेगा। तो आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख लेना है, ताकि यदि क्वेश्चन इंग्लिश में आता है तो वहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को समझ जाओगे और उसे रिलेटेड हिंदी में लिख लोगे। तो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिख लीजिएगा। चलते हैं इसका आंसर हम लोग देखते हैं। पहला हेडिंग आपको देना है साइबर सुरक्षा आश्वासन या साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस। साइबर सुरक्षा आश्वासन प्रक्रियाओं, कार्यप्रणालियों और नियंत्रणों का एक समूह है जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति या संगठन का डेटा, डिवाइस, नेटवर्क या सिस्टम साइबर खतरों से सुरक्षित है। यहाँ पर आप इनको समझो। देखो, जो साइबर सुरक्षा आश्वासन है या जो साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस है, यदि कोई व्यक्ति इसको लेता है तो वह निफिकिर रहता है कि उसके साथ कोई साइबर फ्रॉड होगा। यानी कि जो साइबर सुरक्षा आश्वासन है यह गारंटी देता है कि आपका जो डेटा है, डिवाइस है, नेटवर्क है या जो भी सिस्टम है वह साइबर खतरों से एकदम सुरक्षित है। यानी यह गारंटी दे रहा है। तो साइबर सुरक्षा आश्वासन का यही मतलब है कि कोई व्यक्ति यदि साइबर सुरक्षा इंश्योरेंस लेता है तो आपका जो डेटा है वह सुरक्षित रहेगा। तो इसको समझ गए होंगे। आगे आप लोग देखो, यहाँ पर साइबर सुरक्षा आश्वासन में ग्राहकों के डेटा को सुरक्षित रखने, कंप्यूटरों के वातावरण को सामान्य बनाए रखने, साइबर कमजोरियों और साइबर खतरों को पता लगाने, शमन योजनाएं प्रदान करने अर्थात साइबर अपराध में होने वाले मानव क्षति को कम करने तथा डिजिटल संपत्तियों को सुरक्षित रखने जैसे कार्य को शामिल किया जाता है। यहाँ पर आप लोग इनको देखो। जो साइबर सुरक्षा आश्वासन है यह क्या करता है, जो ग्राहक हो गया, यानी जो साइबर सुरक्षा आश्वासन लेता है उसको ग्राहक कहेंगे, तो उनका डेटा सुरक्षित रहेगा। जो कंप्यूटर हो गया उनके सामान्य वातावरण बनाए रखता है, यानी यहाँ पर कोई यदि साइबर कमजोरी आएगा, साइबर कोई अटैक हो रहा है तो उनको क्या करेगा, उनको हटाने का प्रयास करेगा, मजबूत रहेगा एक तरह से, साइबर खतरों का पता लगाएगा। समन योजनाएं, यदि किसी के साथ कोई फ्रॉड होने वाला है तो उसकी योजनाएं पहले बना लेगा, जो मानव क्षति होने वाला है उसका अनुभव पहले कर लेगा और उससे संबंधित मतलब कड़ी से कड़ी सुरक्षा करेगा। तो इसका यही मतलब है कि जो साइबर सुरक्षा आश्वासन है इसमें ग्राहकों के डेटा सुरक्षित रहता है, खतरों का पता लगाने में जल्द से जल्द यह काम करता है। तो इस प्रकार के इसमें कार्य किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। देखो आगे आपको दिख रहा होगा साफ साफ शब्दों में, जो व्यक्ति साइबर सुरक्षा आश्वासन या साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस लेता है उनके साथ किसी भी तरह का साइबर खतरों का जोखिम नहीं होगा। उनकी जो भी डिजिटल संपत्तियां या डेटा है वह साइबर खतरों से सुरक्षित रहेगा। इसमें ऐसा ग्राहकों का इसमें गारंटी दिया जाता है। तो यहाँ पर यही मतलब है कि जो साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस है, आपको इसमें टेंशन नहीं रहेगा कि मेरा कुछ फ्रॉड होने वाला है या फिर मेरे साथ कोई साइबर क्राइम होने वाला है। तो यह इसका गारंटी है। किसका गारंटी है? साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस का। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। देखो, अगला हेडिंग आपको देना है साइबर आश्वासन का महत्व। इसका क्यों महत्व है आप लोग इनका समझो और क्या क्या महत्व इनको देखो। साइबर आश्वासन वर्तमान समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जितनी तेजी से इंटरनेट का विकास हो रहा है उतनी तेजी से साइबर घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। तो जो साइबर आश्वासन है, साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस है, आज के समय में क्या हो रहा है, साइबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए आपको साइबर आश्वासन लेना ज़रूरी है, वरना आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ठीक है, तो इनके महत्व को हम लोग देखते हैं, इसके कौन कौन से महत्व हैं। फर्स्ट आपको देना है व्यक्तिगत संपत्तियों की सुरक्षा, यानी जो साइबर इंश्योरेंस है यह व्यक्तिगत संपत्तियों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। तो यहाँ पर आप देखो, साइबर आश्वासन या इंश्योरेंस लेने से किसी व्यक्ति या संगठन की डिजिटल संपत्तियाँ साइबर हमलों से सुरक्षित रहती है। साइबर हमलों के परिणाम स्वरूप कई तरह के नुकसान हो जाते हैं, जैसे डेटा उल्लंघन, संवेदनशील जानकारी और वित्तीय नुकसान आदि। साइबर सुरक्षा आश्वासन इन होने वाले नुकसानों की सुरक्षा करता है। तो यदि आप साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस लेते हो, साइबर इंश्योरेंस लेते हो, तो आपके साथ जो फ्रॉड होगा वह फ्रॉड नहीं होगा। ठीक है, यानी कि वह आपको गारंटी देगा और जो भी नुकसान होगा वह भरपाई करेगा। इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरी नहीं है। तो क्या करता है जो साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस है, व्यक्तिगत संपत्तियों की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं दूसरा महत्व क्या है, सूचना सुरक्षा को हमेशा बनाए रखना। तो यहाँ इनको समझो आप। साइबर आश्वासन प्रणाली व्यक्ति या किसी संगठन के डिजिटल संपत्तियों की सुरक्षा करती है, साथ ही साथ उसमें डेटा की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता हमेशा बनी रहती है। तो देखो, जो सूचना सुरक्षा है इनको समझो आप लोग। इसमें क्या करता है, जो साइबर आश्वासन है या व्यक्तियों की जो भी संपत्ति है, डिजिटल संपत्ति है, जो भी उनके डिजिटल डाटा है उसका सुरक्षा तो करेगा है, लेकिन इसमें एक और बात है,
उसकी गोपनीयता को बनाए रखेगा। गोपनीयता कहने का मतलब है जिसका डेटा है केवल उसी तक पहुंचेगा। अखंडता कहने का मतलब है अखंडता कहने का एक तरह से सुरक्षा प्रदान किया जाएगा आपको। और उपलब्धता कहने का मतलब है जब आपको उस डेटा की आवश्यकता है तो वह तुरंत आपको दे देगा। लेकिन एक बात यहाँ पर है कि आपका डेटा जो है, जिस व्यक्ति का डेटा है उसी व्यक्ति वहाँ पर हो जाना चाहिए। यानी कि यदि आप कोई ऐप हो, ठीक है, ऐप हो, एक तरह से ऐप ले लेते हैं, तो इस ऐप में आप कोई पर्सनल डाटा रखे हैं, तो यह जो डाटा है इसमें आप लोग पासवर्ड तो लगाते हैं। तो जब कोई दूसरा व्यक्ति आएगा ना तो इसमें पासवर्ड मांगेगा। यानी कि यदि उसको पासवर्ड पता नहीं होगा तो वह क्या करेगा, उस जो भी जानकारी है वहाँ पर पता नहीं लगा पाएगा। तो यही है कि जो सूचना सुरक्षा है यह क्या करता है, किसी भी डेटा को सुरक्षित करता है और इसकी गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता को हमेशा बनाए रखता है। नेक्स्ट महत्व को देखते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट आपको देना है भरोसे को हमेशा बनाए रखना। यानी जो आपका विश्वास है, जो आप विश्वास करके साइबर इंश्योरेंस लिए हो, वह विश्वास हमेशा क्या करेगा, वह बनाए रखेगा। तो इनको देखो आप लोग। साइबर आश्वासन महत्वपूर्ण होने का एक कारण यह है कि यह ग्राहकों के भरोसे और विश्वास को हमेशा बनाए रखता है। इसमें ग्राहकों को यह विश्वास रहता है कि साइबर इंश्योरेंस लेने से उनकी व्यक्तिगत और अन्य जानकारी सुरक्षित रहेगी। तो यहाँ पर वही मतलब है कि जो साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस है इसको लेते हैं तो आप निफिक्र रहेंगे, यह आपको विश्वास दिलाएगा और आपका विश्वास भी बना रहेगा। यानी कि आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होगा, इसमें आपके साथ विश्वास मतलब इस तरह से बने रहेंगे। तो इनको समझ गए होंगे क्या करता है, आपके भरोसा को हमेशा बनाए रखता है, इसमें कोई भी फ्रॉड नहीं होगा, ऐसा गारंटी यह देता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो चौथा महत्व क्या है, जल्दी समस्या का हल। यानी आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो यह समस्या को क्या करेगा, जल्द से जल्द सॉल्व करेगा। तो इनको देखो आप लोग। इसमें कोई भी व्यक्ति साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस के माध्यम से साइबर हमलों के प्रभाव को कम कर सकता है। साथ ही साथ साइबर जैसे गंभीर खतरों से जल्दी निकल सकता है। यानी किसी के साथ कोई यदि साइबर इंश्योरेंस लिए हो और उनके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है तो जो साइबर सिक्योरिटी वाला है वह क्या करेगा, आपका मदद करेगा और इस समस्या से आपको जल्द से जल्द निकालने का प्रयास करेगा और निकाल भी देगा। तो जल्दी समस्या का हल करता है। कौन करता है, साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस। नेक्स्ट देखो आप लोग, खतरों से पहले तैयारी। यानी कि जो साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस रहता है, कोई खतरा आने वाला है तो उनसे निपटने के लिए वह पहले तैयार रहता है, ताकि इस तरह से कोई यदि दिक्कत आए तो उनको वह हटा देगा। ठीक है, देखो यहाँ पर आप लोग। साइबर सुरक्षा आश्वासन यह सुनिश्चित करता है कि वह पहले से साइबर हमलों से तैयार है। अर्थात यदि उन्हें किसी तरह की साइबर नुकसान का खतरा महसूस होता है तो समय रहते ही इससे संभावित खतरों की पहचान कर सुरक्षा उपायों की मजबूती बढ़ा दी जाती है। तो जो साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस है इसमें पहले से तैयारी की जाती है। यानी कोई साइबर क्राइम करने वाला है, इस तरह से कोई मतलब सूचना मिला तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पासवर्ड मजबूत कर देंगे ताकि जो भी साइबर क्राइम वाला रहेगा इसमें हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस पहले से तैयार रहता है, खतरों से निपटने के लिए पहले से तैयार रहता है। नेक्स्ट देखो आप लोग। नेक्स्ट आप लोग देखो, 6 पॉइंट क्या है, कम नुकसान। यानी जो साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस है यह कम नुकसान पहुंचाता है या इससे कम नुकसान होता है। इसमें व्यक्ति या संगठन को सामान्य योजनाएं प्रदान की जाती है। अर्थात यह साइबर अपराधों से होने वाले मानव क्षति को कम करता है, जिससे कम से कम नुकसान होता है। यानी कहने का मतलब है यदि किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है, कुछ पैसा उसके साथ मतलब अकाउंट में जो था, अकाउंट से चोरी हो गया, तो जो आपका साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस लिए हो वह क्या करेगा, आपका जो नुकसान रहेगा वह कम से कम करेगा। यानी आपका कुछ सहायता देगा। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस लेने से कम नुकसान होता है। यह छठा लाभ था या छठा महत्व था, इनको देख लीजिए। तो इन सभी महत्वों को आप लोग एक बार जल्दी से पढ़ लो, यह क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा आपके एग्जाम में। देखो नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर घटनाएं हो जाती है तो क्या करना है, यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर घटनाएं होती है तो क्या करना है आपको। यहाँ पर देखो, यहाँ साइबर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर आपको कॉल करना है और शिकायत भी बताना है कि ऐसे ऐसे साथ मेरे साथ हुआ है। तो यदि किसी के साथ साइबर फ्रॉड होता है, साइबर क्राइम होता है तो 1930 में कॉल करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप लोग, दूसरा पॉइंट है, इसके अलावा www.cybercrime.gov इन में साइबर अपराधों की शिकायत दर्ज की जाती है। यानी यहाँ पर आप लोग कॉल कर सकते हो। इसके अलावा एक प्रकार का यह वेबसाइट है, इसमें भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। ठीक है, देखो अगला आप लोग, स्थानीय साइबर पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाएं। यदि आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो आपको क्या करना है, जो भी स्थानीय क्षेत्र की साइबर अपराधी वाला जो पुलिस थाना है उसमें जाना है और वहाँ पर आपको बताना है इस तरह से मेरे साथ हुआ है। यानी कि आपको वहाँ पर शिकायत दर्ज करवाना है। ठीक है, देखो आप लोग आगे यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है, याद रहे जांच एजेंसी कभी भी फ़ोन या वीडियो कॉल पर जांच करने के लिए संपर्क नहीं करती है। यानी कि जो साइबर क्राइम वाला रहेगा
साइबर क्राइम नहीं, यानी कि जो पुलिस वाला रहेगा, ठीक है? तो पुलिस वाला आपको कॉल नहीं करेगा, आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, जो भी एजेंसी रहेगा वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, तभी आपका समस्या सॉल्व होगा। तो याद रखना कि जो जाँच एजेंसी रहता है कभी भी फ़ोन या वीडियो कॉल पर बात नहीं करता या जाँच नहीं करता है, ठीक है? तो इनको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है निष्कर्ष। निष्कर्ष आप लोग देख लो। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आज बढ़ती हुई साइबर अपराधों की इस दुनिया में अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक डिजिटल संपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए आज के समय में हम सभी के लिए साइबर सुरक्षा आश्वासन बहुत ही आवश्यक है। तो जो साइबर सुरक्षा आश्वासन है, साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस है, आज के समय में क्यों आवश्यक है आप लोग समझ गए होंगे। आज के समय में बहुत साइबर अपराध बढ़ रहा है, तो इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए, इनसे बचने के लिए आज के समय में जो साइबर सुरक्षा आश्वासन है, इसका हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। तो लगभग प्रत्येक व्यक्ति को साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस लेना चाहिए। प्रश्न हमारा है कंप्यूटर एथिक्स या कंप्यूटर नैतिकता से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। व्हाट इज कंप्यूटर एथिक्स, एक्सप्लेन। तो जो आपको यहाँ पर प्रश्न दिख रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है। कंप्यूटर एथिक्स क्या होता है, यानी इसे हिंदी में कंप्यूटर नैतिकता कहा जाता है। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं एथिक्स क्या है, ठीक है। तो देखो एथिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एथोस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है रिवाज, आदत और जीवन जीने का तरीका। देखो यहाँ पर समझना आपको अच्छी तरह से, एथिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। तो एथिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एथोस शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है रिवाज होता है, आदत और जीवन जीने का एक तरीका होता है। रिवाज करने का मतलब है कि परंपरा एकदम चलते नहीं रहता है, कि पूर्वजों से जो चल रहा है रिवाज धीरे धीरे आगे पीढ़ी की ओर बढ़ रहा है। आदत है यानी कि हम लोग डेली कर ही देते हैं ऐसा काम, और जीवन जीने का तरीका यानी कि एक सही तरीका बोल सकते हैं। तो एथिक्स का मतलब क्या है। एथिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एथोस शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है रिवाज, आदत या जीवन जीने का तरीका। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है कंप्यूटर एथिक्स। कंप्यूटर एथिक्स को हिंदी में कंप्यूटर नैतिकता कहते हैं। तो हम लोग समझेंगे कंप्यूटर एथिक्स या कंप्यूटर नैतिकता होता है क्या। आज कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। इस वर्तमान युग को कंप्यूटर का युग कहा जाता है। कंप्यूटर का इस्तेमाल लगभग हर क्षेत्र में होता है, जैसे व्यापार, मनोरंजन, शिक्षा आदि। तो यहाँ अच्छी तरह से समझना है आपको। तो आज का युग कंप्यूटर का युग है, जिसके बिना लगभग सभी काम अधूरे लगते हैं। आज के समय में लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए आप स्मार्टफोन को ले लो। स्मार्टफोन भी एक प्रकार का कंप्यूटर होता है। यदि आप एक दिन स्मार्टफोन नहीं भी यूज करोगे ना, तो आपको लगेगा पागल पागल लगने लगता है, भूख नहीं, खाना नहीं खा पाओगे, इस तरह करके। मतलब कंप्यूटर, लैपटॉप या जो भी अन्य नेटवर्किंग सिस्टम है, इसका हमारे जीवन में इतना महत्व बढ़ गया कि खाना तक पार नहीं होता है। तो सोच सकते हो जो कंप्यूटर है इसका हमारे जीवन में कितना महत्व बढ़ गया है आज के समय में। तो अब हम लोग देखते हैं आगे। यह कंप्यूटर एथिक्स का थोड़ा सा है, अभी हम लोग आगे देखेंगे, अच्छी तरह से हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है। आगे है, इन सभी जगह हम अपने व्यक्तिगत जानकारी यानी पर्सनल डाटा शेयर करते हैं, जिनका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। आज के डिजिटल दुनिया में कंप्यूटर के द्वारा किसी के साथ गलत काम ना हो, इसके लिए कंप्यूटर के कुछ दिशा निर्देश या नैतिक सिद्धांतों का पालन करना होता है। इन्हीं दिशा निर्देशों या नैतिक सिद्धांतों को कंप्यूटर एथिक्स या कंप्यूटर नैतिकता कहा जाता है। देखो इनको अच्छी तरह से समझना आपको। जैसे अभी हम लोगों ने देख लिया कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा में उपयोग होता है। एजुकेशन सिस्टम पूरा कंप्यूटर पर लागू है। यदि कंप्यूटर बंद हो जाए तो जो आज आप यूट्यूब से वीडियो देख रहे हो वह भी नहीं देख पाओगे। इसके अलावा व्यापार हो गया, गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, और अन्य भी बहुत सारे संसाधन हैं जिसके चलते मतलब जो कंप्यूटर है उनके बेस पर आधारित है, तो ये सभी काम बाधित हो जाएंगे। देखो आज के समय में जो डिजिटल दुनिया, लगभग प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने पर्सनल डाटा को शेयर करते हैं, जहाँ पर हमारे पर्सनल डाटा जो है, जो हमारे पर्सनल जानकारी है, उसका गलत यूज हो सकता है, मिस यूज हो सकता है। अतः कंप्यूटर में कुछ दिशा निर्देश होते हैं, सिद्धांत होते हैं, जिसका पालन करना पड़ता है, और इसी दिशा निर्देश को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर एथिक्स या कंप्यूटर नैतिकता के नाम से जाना जाता है। मैंने एकदम सिंपल शब्दों में लिखा है, जब आप एक बार लिख लीजिएगा ना तो आप एकदम समझ जाएंगे। देखो आपको गूगल में जब सर्च करोगे तो वहाँ पर एकदम नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैंने इसको अपने भाषा में लिखा है समझ करके। मेरा जो लैंग्वेज रहता है एकदम सिंपल रहता है, एकदम दिमाग में आपको धंस जाएगा। तो इनको एक बार 2-4 बार पढ़ लेना है अच्छी तरह से। नेक्स्ट है, दूसरे शब्दों में नैतिकता का अर्थ नैतिक सिद्धांतों या नैतिक नियमों से है। अर्थात कंप्यूटर या इंटरनेट के उपयोग से संबंधित नैतिक सिद्धांतों और नियमों को ही कंप्यूटर नैतिकता या कंप्यूटर एथिक्स के नाम से जाना जाता है। देखो यहाँ पर इनको अच्छी तरह से समझना आपको। नैतिकता का मतलब है एक अच्छा नियम, एक अच्छा सिद्धांत, यानी एक ऐसा नियम, ऐसा सिद्धांत जो सही तरह से काम करे, जो सभी लोगों के लिए सकारात्मक कार्य करे, इसे ही नैतिकता कहा जाता है। तो कंप्यूटर में या इंटरनेट में जितने भी काम होते हैं उनके लिए एक सिद्धांत होता है, सही तरह से कार्य करने के लिए एक नियम सिद्धांत होता है, जिसका पालन सभी को करना पड़ता है, और इसी को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर नैतिकता या फिर कंप्यूटर एथिक्स के नाम से जाना जाता है।
तो इनको भी आप समझ गए होंगे, ठीक है, या एक बार फिर से आप वीडियो को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। देखते हैं हम लोग अगले पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट है टॉप 10 कंप्यूटर एथिक्स, शीर्ष 10 कंप्यूटर नैतिकता। इसका मतलब है यदि आप कंप्यूटर डिवाइस यूज करते हो तो आपको ऐसे 10 नियमों या सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा जो सही कार्य पर आधारित हो। यानी कंप्यूटर को यूज करते हो तो आपको इन सभी सिद्धांतों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो वे कौन से 10 कंप्यूटर सिद्धांत हैं, कौन से 10 नैतिक सिद्धांत हैं, उनको हम लोग देखेंगे। इसमें आगे है, हमें कंप्यूटर या अन्य डिवाइसों द्वारा ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करते समय हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए और कुछ विशेष नियमों का पालन करते रहना चाहिए। तो यदि आप कंप्यूटर यूज करते हो तो उसमें क्या करना है, या जो भी ऑनलाइन सेवाएं काम करते हैं उसमें आपको ईमानदार रहना है, यानी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, लालच में नहीं जाना है। पैसा को देखोगे आप तो लालच में चल जाओगे, तो ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे किसी का नुकसान हो। हमेशा ईमानदार रहने का प्रयास करना है। तो देखते हैं हम लोग, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ विशेष नियमों का पालन करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट है, लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग ना करें। यानी यदि आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी अन्य लोगों को नुकसान ना हो। यानी कि देखो, जो ऑनलाइन सेवाएं होता है उसमें पैसा होता है, और पैसा के चक्कर में यदि आप पड़ गए, एक बार लालच बढ़ा तो आप दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने की सोचोगे कि इनका इस तरह से डाटा हम चोरी कर लेते हैं, इसको बेच देते हैं, यहाँ वहाँ शेयर कर देते हैं। तो कंप्यूटर के माध्यम से ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे दूसरे लोगों को नुकसान हो। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि कहीं दूसरे लोगों का नुकसान ना हो जाए। तो इनको ध्यान में रखना पड़ेगा कंप्यूटर को यूज करते समय। सेकेंड पॉइंट है, अन्य लोगों के कंप्यूटर कार्यों में हस्तक्षेप ना करें। तो इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं। दो व्यक्ति का कंप्यूटर है, ठीक है, दो व्यक्ति का कंप्यूटर है। तो एक व्यक्ति चाहेगा कि मैं कुछ इससे कुछ ले लूँ, ठीक है, कुछ देख लूँ। तो इनके परमिशन के बिना आपको इसमें हस्तक्षेप नहीं करना है। आपको एक बार जो भी व्यक्ति यहाँ पर कंप्यूटर चला रहा है उनसे एक बार बात कर लेना है कि हमको ये सब ज़रूरत है। यानी कि ऑनलाइन सेवाओं के द्वारा जो आज के समय में फ्रॉड हो रहा है, आप घर बैठे माध्यम से ही कंप्यूटर से क्या कर सकते हो, किसी के साथ फ्रॉड कर सकते हो, किसी कंप्यूटर में जाके घुस सकते हो। तो ऐसा कोई भी काम नहीं करना है यदि आप कंप्यूटर यूज़ करते हो, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हो तो यह कंप्यूटर एथिक्स के खिलाफ है। तीसरा पॉइंट है, चोरी करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग ना करें। तो यहाँ पर चोरी करने का मतलब है किसी के पर्सनल डाटा को आपको शेयर नहीं करना है। उसके जो भी व्यक्तिगत जानकारी है उनको व्यक्तिगत ही रहने देना है। इसके अलावा यदि आप किसी के बैंक अकाउंट को हैक कर लेते हो तो आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे उनके जो पैसा है वह चोरी हो सके या उनको नुकसान पहुँच सके। तो ध्यान में रखना है, जो भी गलत काम है कंप्यूटर के द्वारा आपको इसमें नहीं करना है, ठीक है। यानी किसी के डाटा या जो भी संपत्ति हो गया, जो भी आर्थिक संपत्ति होता है, उनको नुकसान पहुंचाने का काम इसमें नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं। चौथा पॉइंट है, झूठी गवाही देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग ना करें। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे कोर्ट हो गया, तो कोर्ट में भी बहुत सारे कागज जो पत्र होते हैं वह कंप्यूटर के द्वारा निकाले जाते हैं, जिसमें बहुत सारे जो काम होते हैं गलत गलत लिख दिए जाते हैं, जैसे झूठा गवाह बना दिया गया। तो कंप्यूटर के द्वारा जो भी आप काम कर रहे हो, झूठा गवाह एकदम बनाने का प्रयास नहीं करना है। पांचवा पॉइंट है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर का उपयोग ना करें। तो यहाँ पर पायरेटेड सॉफ्टवेयर का मतलब होता है अनलीगल सॉफ्टवेयर। यह एक प्रकार का अनलीगल सॉफ्टवेयर होता है जो किसी को नुकसान पहुंचाता है, किसी की वित्तीय हानि पहुंचाता है। तो इसमें ऐसा किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर उपयोग नहीं करना है जिससे किसी को नुकसान हो। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन के सामाजिक परिणामों के बारे में सोचें। तो यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन है इसको समझ लीजिए, जैसे ऐप है, एप्लीकेशन मतलब ऐप, जैसे बहुत सारे ऐप होते हैं, यूट्यूब हो गए, इंस्टाग्राम हो गए। इसके अलावा आज के समय में बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जहाँ पर बहुत सारे मतलब गंदे काम होते हैं, या ऐसे बहुत सारे चीज़ होते हैं जो समाज के लिए अच्छा होता ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे ऐप है, आप लोग जानते ही होंगे। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को आपको क्या करना है, यदि आप कंप्यूटर के यूज करते हो तो उसमें डाउनलोड कर रहे हो तो एक बार सोच लेना है कि इसका गलत परिणाम होगा, या आप सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बना रहे हो कंप्यूटर के माध्यम से तो एक बार सोच लेना कि कहीं इसका जो समाज है उनके ऊपर गलत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। तो यह था 6 पॉइंट। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 7वां पॉइंट है, बिना अधिकार के किसी दूसरे के कंप्यूटर का उपयोग ना करें। तो यहाँ पर मतलब यही है कि यदि आप किसी का कंप्यूटर यूज़ करना चाहते हो तो जिनका कंप्यूटर है एक बार उनको पूछ लीजिए कि हमको इस तरह के काम करना है, इसमें हमें ऐसा ऐसा काम है, हमको करने दे दीजिए। और यदि आप बिना पूछे या बिना अधिकार के किसी के कंप्यूटर को टच करते हो या जो भी उनको नुकसान पहुँचाने का काम करते हो तो एक प्रकार के कंप्यूटर एथिक्स के खिलाफ होता है। 8वां पॉइंट है, यदि खोया हुआ डिवाइस मिल जाए तो उसे उसके मालिक को लौटा दें। यानी कि देखो, आज के समय में बहुत सारे लोग अपने साथ कंप्यूटर लेकर चलते हैं, लैपटॉप को लेकर चलते हैं। कंप्यूटर को तो लेकर नहीं जा सकता है क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो घर पर ही रहता है या किसी रूम में रहता है, तो वहाँ पर वह सुरक्षित रहेगा। लेकिन जो लैपटॉप हो गया या कंप्यूटर से संबंधित जितने भी डिवाइस होते हैं, कभी कभी क्या करता है व्यक्ति कहीं पर खो देता है या भूल जाता है, या कोई व्यक्ति उसको चुरा लेता है। तो ऐसा यदि करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है। और यदि आपको कोई डिवाइस मिल जाता है तो प्रयास करना है कि जिसका डिवाइस है उसको
उसको फिर से वापस मिल जाए। नेक्स्ट है फर्जी काम करने या किसी के साथ धोखाधड़ी करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग ना करें। जैसे फेक कास्ट सर्टिफिकेट बनाना कंप्यूटर एथिक्स के खिलाफ है। तो देखो आज के समय में बहुत सारे जो काम होते हैं या जो डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, फर्जी होते हैं। तो कंप्यूटर के द्वारा ऐसा कोई भी काम नहीं करना जो फर्जी होगा। लेकिन आज के समय में लोग करते हैं, जैसे स्कॉलरशिप हो गया, तो स्कॉलरशिप के समय में कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। तो जब वहाँ पर चाहिए इनकम सर्टिफिकेट, बहुत लोगों का क्या होता है, फेल होता है, 1-2 दिन में बना लेता है, तो वो फर्जी होता है। 1-2 दिन में कास्ट सर्टिफिकेट या जो भी इनकम सर्टिफिकेट होता है 1-2 दिन में बन ही ना सकता है, कम से कम 15 दिन लगता है। तो बहुत सारे साइबर कैफ़े वाले क्या करते हैं, जल्दी-जल्दी क्या करते हैं, जो रहता है ना फर्जी काम करवा देता है, ठीक है? यानी कि लोगों को धोखा दे करके बता देता है कि ये वाला अब हो जाएगा काम, इस तरह से दे देते हैं। तो वो खुद में फँस जाते हैं, इस तरह धोखाधड़ी वाला काम में वो खुद फँसते हैं। तो यदि कंप्यूटर का काम आप कर रहे हो तो इसे इसमें कोई भी फर्जी काम नहीं होना चाहिए जिससे कि बाद में लोगों को नुकसान हो। तो ये 9वां पॉइंट था। नेक्स्ट है बिना अनुमति के दूसरों की कंप्यूटरों की फाइलों को नकल ना करें। तो आज के समय में क्या होता है, बहुत सारे जो फाइल होते हैं ना, किसी दूसरे को अच्छा तरह से पसंद लग जाता है कि इसमें अच्छा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, अच्छा-अच्छा लिखा हुआ है। तो व्यक्ति चाहता है कि मैं भी इसका डुप्लीकेट कर लूँ। तो गलती नहीं करना है, नकल नहीं करना है। यानी बिना अनुमति के दूसरे के कंप्यूटर फाइलों को नकल नहीं करना है। एक बार पूछ लेना है कि हमको इस तरह से बनाना है, ये वाला हमको नोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक बार आपको पूछ लेना है। तो ये 10 नियम था, 10 सिद्धांत था। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांत इनको आप देख लीजिए। 11 नंबर में है कंप्यूटर के उपयोग से अफवाह या झूठी खबर फैलाना एक गंभीर अपराध है, ऐसा कभी भी ना करें। तो कंप्यूटर के द्वारा या जितने भी डिवाइस होते हैं आज के समय में बहुत अफवाह फैलाया जाता है, ठीक है? आप लोग देखते होंगे हिंदू मुस्लिम बहुत सारे हो रहा है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। इस तरह से बहुत गलत अफवाह भी फैलाया जाता है, झूठी खबर भी होता है कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और जबकि भी हकीकत मामले में देखोगे तो ऐसा नहीं होता है। तो कंप्यूटर के द्वारा ऐसी कोई भी अफवाह नहीं फैलना चाहिए जिससे सामाजिक बुराइयां फैले। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर का उपयोग अन्य लोगों को नुकसान पहुंचाने या परेशान करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तो देखो आप लोग कभी फर्जी कॉल सुने होंगे, आपके पास आया होगा कि हमको 4 ओटीपी दीजिए, ठीक है? 4 डिजिट का ओटीपी दीजिए, आपका या स्कूटर पहुंचा देंगे, तो नौकरी लगल है, तो लॉटरी लगल है, इस प्रकार से आपको परेशान किया जाता होगा। इसके अलावा भी कंप्यूटर के द्वारा कभी डराया धमकाया भी जाता है कि आप लोग इतना पैसा हमको दे दीजिए वरना आपको ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी दूसरे लोगों को परेशान नहीं करना कंप्यूटर के द्वारा। नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से अवैध रूप से किसी कंपनी या व्यक्ति के बैंक खाते तक पहुंचना और उससे वित्तीय नुकसान पहुंचाना कंप्यूटर एथिक्स के खिलाफ है। तो ये मोस्ट वीवीआई है, इनको जरूर लिखिएगा। इसे मुझे 10 नंबर में ही लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अब 13 पॉइंटों को एग्जाम में लिखना है ताकि अच्छा से अच्छा मार्क्स मिले। तो 13 नंबर का क्या है, कंप्यूटर यदि आप उपयोग कर रहे हो, कंप्यूटर जो नेटवर्क है इनके माध्यम से यदि आप किसी के खाते तक पहुँच भी जाते हो तो उनको नुकसान नहीं पहुँचाना है, उनको वित्तीय नुकसान नहीं पहुँचाना है, क्योंकि यह कंप्यूटर एथिक्स के खिलाफ है, आप पर कार्रवाई हो सकता है, ठीक है? तो इन पर ध्यान रखिएगा आप। तो यह था 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर नैतिकता या कंप्यूटर एथिक्स के सिद्धांत। तो इनको पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छी तरह से। देखो यह जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, यह शॉर्ट क्वेश्चन में आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ दिया जाए। तो आपको एक टॉपिक उठाना है और इसी में लगभग 10 से 12 लाइन लिखना है। कैसे लिखना है वो आप सोचिए, क्योंकि आप ग्रेजुएट में पढ़ते हो और आप इतना नहीं लिख सकते हो तो आप कुछ नहीं जानते हो। तो इतना कम से कम मजबूत बनिए कि एक टॉपिक आपको ऊपर दे देना है तो कम से कम 10 लाइन तो बोल ही सकते हो, 10 लाइन तो उसमें लिख ही सकते हो। जैसे इसमें यही बोल दिया जाएगा कि लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग ना करें, तो इस पर आपको 10 लाइन कम से कम सोचना चाहिए ना। ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए कि नुकसान ना हो, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। 10 लाइन आपको इसमें लिखना पड़ेगा। प्रत्येक पॉइंट को आप एक टॉपिक बना करके लिख सकते हो एग्जाम में, तो लिख लीजिएगा। आशा करते हैं ये लोग समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है निष्कर्ष। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या दीजिएगा, निष्कर्ष दीजिएगा। इस प्रकार से उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि कंप्यूटर एथिक्स का अर्थ कंप्यूटर के कुछ नियमों और सिद्धांतों से है जो व्यक्ति को हमेशा कंप्यूटर या डिजिटल माध्यम से सही कार्य करने के लिए दिशा निर्देश देता है। तो कंप्यूटर एथिक्स या जो कंप्यूटर नैतिकता है एक प्रकार का सिद्धांत है, कंप्यूटर से संबंधित एक प्रकार का नियम है, सिद्धांत है, जो लोगों को कंप्यूटर में कार्य करने के लिए सही दिशा निर्देश देता है। ठीक है, यहाँ पर सही कार्य होगा, इनको लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको निष्कर्ष में लिख लेना है, यहाँ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको निष्कर्ष में लिख लेना है। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको हेल्प मिलता रहे। बाकी आपकी मर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।